हे गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर के 100% कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। पर जैसा कि हर चैप्टर में करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर का कवरेज क्या है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग एंड यूटिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। आखिर ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी, उसका यूज क्या है, यानी कि उसकी यूटिलिटी क्या है, एंड ट्रांसफर प्राइसिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है, वो देखेंगे। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट एंड यूटिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग खत्म होने के बाद विल स्टार्ट विद ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स। ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड्स का यूज होता है, टोटल 6 या 7 टाइप की मेथड्स है, वो देखेंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स के अंदर दो कॉन्सेप्ट मर्ज करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। डोंट वरी, ये कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहते हैं वो कॉन्सेप्ट देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पर अभी के लिए इतना रखते हैं कि ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स के साथ साथ दो कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस एंड कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। ये सारी मेथड्स खत्म हो जाने के बाद विल स्टार्ट विद बिहेवियरल कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस मेथड। ये मेथड से कुछ बिहेवियरल कंसिक्वेंसेस अराइज होते हैं, वो देखेंगे। एंड ये कंसिक्वेंसेस को रिजोल्व कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, यानी कि प्रपोजल फॉर रिजोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। एंड इतना सब डिस्कशन होने के बाद एक कॉन्सेप्ट रहेगा इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग, वो भी क्या कहना चाहते हैं वो देखेंगे। तो इन शॉर्ट हमने यहाँ तक क्या डिस्कस, चैप्टर का कवरेज डिस्कस किया। फटाफट एक बार सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट एंड यूटिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स। ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स के अंदर दो कॉन्सेप्ट मर्ज करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस एंड कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। इसके बाद हम देखेंगे बिहेवियरल कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस मेथड एंड प्रपोजल फॉर रिजोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। ये सब डिस्कशन होने के बाद एक कॉन्सेप्ट रहेगा इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइस। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग एंड यूटिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, दैट इज ऑन पेज नंबर 58। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहला पॉइंट मीनिंग ऑफ ट्रांसफर प्राइस। आखिर ट्रांसफर प्राइस किसको कहेंगे? तो ट्रांसफर प्राइस की डेफिनेशन को मैं एक सिंपल वर्ड में बोलूं तो उसके नाम में ही लिखा है डिविजनल ट्रांसफर प्राइस, यानी कि जब भी कोई गुड्स या तो सर्विसेज में एक डिवीजन में से दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर करता हूं तो कौन से रेट से ट्रांसफर करूंगा, कौन सी प्राइस से ट्रांसफर करूंगा, उसको मैं क्या कहूंगा, डिविजनल ट्रांसफर प्राइस। एंड डिविजनल ट्रांसफर प्राइस के बारे में जितना भी डिस्कशन करना होगा उसके लिए एक अलग से चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। तो इन शॉर्ट मीनिंग वापस एक बार, प्राइस एट विच गुड्स या तो सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट या तो डिवीजन या तो ग्रुप कंपनी टू अनदर डिपार्टमेंट या तो डिवीजन या तो ग्रुप कंपनी। को एक डिपार्टमेंट या तो डिवीजन या तो ग्रुप कंपनी में से मैं अगर गुड्स या तो सर्विसेज ट्रांसफर करता हूँ अनदर डिपार्टमेंट या तो ग्रुप कंपनी या तो डिवीजन, कौन सी प्राइस से करूंगा वो प्राइस को मैं प्यार से क्या कहूंगा, ट्रांसफर प्राइस। अगर मैं कोई डिवीजन में से एक्सटर्नल मार्केट में सेल करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, मैं जो भी सेलिंग प्राइस होगी वो सेलिंग प्राइस से रिकॉर्ड करूंगा। पर क्या होगा, सेम कंपनी के अंदर दो डिवीजन है, एक डिवीजन में से मैं दूसरे डिवीजन में गुड्स ट्रांसफर करूंगा तो कौन से रेट से ट्रांसफर करूंगा, ये पूरा डिस्कशन करने के लिए इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया है। एक एग्जांपल लेते हैं, वन डिवीजन मैन्युफैक्चरिंग स्विच सेलिंग देम टू अदर डिवीजन मैन्युफैक्चरिंग नाइट लैम्प। कोई कंपनी के अंदर दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए स्विच का मैन्युफैक्चरिंग करेगा एंड एक्सटर्नल मार्केट में सेल करेगा। तो डिपार्टमेंट ए जब भी एक्सटर्नल मार्केट में सेल करेगा तो मैं सेलिंग प्राइस से रिकॉर्ड कर दूंगा। डिपार्टमेंट बी मेरा जो है वो नाइट लैम्प का मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो अगर इस केस में डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी दोनों एक ही कंपनी के यूनिट है, इस केस में डिपार्टमेंट ए अगर डिपार्टमेंट बी को स्विच ट्रांसफर करेगा तो कौन से रेट से ट्रांसफर करेगा, वो रेट को मैं प्यार से क्या कहूंगा, ट्रांसफर प्राइस, यानी कि डिविजनल ट्रांसफर प्राइस। तो इन शॉर्ट डिवीजन ए अगर एक्सटर्नल मार्केट में सेल करेगा तो मैं सेलिंग प्राइस से रिकॉर्ड करूंगा। एंड डिवीजन ए अगर डिवीजन बी को ट्रांसफर करेगा तो उसको मैं प्यार से क्या नाम दूंगा, डिविजनल ट्रांसफर प्राइस। उसका मीनिंग क्या होता है हमने देख लिया। कि एक और एग्जांपल लेते हैं, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट। कोई एक कंपनी के अंदर दो डिपार्टमेंट है, ये है ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एंड ये है कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट। ये सर्विस का एग्जांपल है, पहला एग्जांपल हमने लिया वो गुड्स का एग्जांपल था। ये ट्रेनिंग डिपार्टमेंट अगर एक्सटर्नल मार्केट में ट्रेनिंग देगा तो जो भी रेट से ट्रेनिंग देगा वो उससे रिकॉर्ड करेगा। पर ये ट्रेनिंग डिपार्टमेंट अगर कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग देगा तो कौन से रेट से देगा, वो रेट को मैं प्यार से क्या कहूंगा, ट्रांसफर प्राइस। तो इन शॉर्ट ट्रांसफर प्राइस का मतलब होता है प्राइस एट विच गुड्स और सर्विसेज are transferred from one department division or group company to another department division और group company। ट्रांसफर प्राइस का मीनिंग क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया एग्जांपल के साथ। अभी देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। एकदम ध्यान से देखना, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर भी काम आएंगे एंड कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर भी काम आएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में नहीं दिए पर आपको जानना एकदम जरूरी है। एकदम ध्यान से देखना, आराम से समझेंगे। मेरे पास दो डिवीजन है, डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। डिवीजन बी मेरा सेल्स डिवीजन है, यानी कि सेल्स का पूरा काम कौन करेगा, डिवीजन बी। डिवीजन ए की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए इज 30,
डिवीजन ए कोई प्रोडक्ट ए बनाएगा जिसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है 30 रुपीज़। डिवीजन ए ट्रांसफर करेगा डिवीजन बी को, प्रोडक्ट ए का मैन्युफैक्चरिंग करके डिवीजन ए वो प्रोडक्ट डिवीजन बी को ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर और सेल ऑफ प्रोडक्ट ए एट द रेट ऑफ 56, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 30 एंड ट्रांसफर करेगा 56। तो कहने से डिवीजन ए का कंट्रीब्यूशन क्या होगा 26। कैसे कैलकुलेट किया, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो मुझे क्या मिला कंट्रीब्यूशन 26 रुपीज़। तो इन शॉर्ट डिवीजन ए कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करेगा, वेरिएबल कॉस्ट होगी 30 एंड ट्रांसफर करेगा एट द रेट ऑफ 56, यानी कि डिवीजन ए का कंट्रीब्यूशन क्या हुआ इस केस में 26, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अभी देखते हैं डिवीजन बी जो कि मेरा है सेल्स डिवीजन। तो डिवीजन बी की मैं कॉस्ट देख रहा हूं, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट परचेस ऑफ ए, ये डिवीजन ए के पास से जो भी गुड्स परचेस किया वो डिवीजन बी की कॉस्ट है, यानी कि सबसे पहली चीज डिवीजन बी की कॉस्ट क्या हुई है 56, वही 56 को मैंने यहाँ पे लिखा है। एंड डिवीजन बी कोई अदर वेरिएबल कॉस्ट इनकर करेगा एट द रेट ऑफ 15 रुपीज, तो यानी कि डिवीजन बी की टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हुई 71 कहना इसे। डिवीजन बी जो कि डिवीजन ए के पास से परचेस किया वो रेट है 56 एंड एडिशनल डिवीजन बी ने एक कॉस्ट इनकर किया 15 रुपीज का वेरिएबल कॉस्ट, तो इन शॉर्ट डिवीजन बी की टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई 71, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अभी ध्यान से देखना, डिवीजन बी एक्सटर्नल मार्केट में सेल करेगा, कुछ डेटा अवेलेबल है। अगर डिवीजन बी सेलिंग प्राइस रखेगा 100 तो प्रोडक्ट की डिमांड होगी 100 यूनिट्स। डिवीजन बी अगर सेलिंग प्राइस रखेगा 90 तो डिमांड होगी 150 एंड डिवीजन बी अगर सेलिंग प्राइस रखेगा 80 तो डिमांड कितनी होगी 180। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, ये मुझे क्वेश्चन के अंदर दिया है। अभी मुझे ये देखना है कि ये तीनों सिचुएशन के अंदर कि मैं सेलिंग प्राइस रखूं 100, सेलिंग प्राइस रखूं 90 एंड सेलिंग प्राइस रखूं 80, तो उस केस में मेरा कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन कैसे होगा, वो तीन सिचुएशन मैंने यहाँ पे प्लॉट की है। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन ए। ध्यान से देखना, डिवीजन ए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 26, तो अगर 100 यूनिट्स की डिमांड होगी तो डिवीजन ए का टोटल कंट्रीब्यूशन 100 इंटू 26 यानी कि 2600। डिवीजन ए का दूसरे केस में कंट्रीब्यूशन क्या होगा 26 इंटू 150 यानी कि 3900। डिवीजन ए का तीसरे केस में 26 इंटू 180 यानी कि 4680। तो डिवीजन ए का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने में कोई डाउट नहीं है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन फॉर डिवीजन बी। तो सबसे पहली चीज कहना है डिवीजन बी का टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा 71। कहाँ से आया 71, डिवीजन ए ने यूनिट सप्लाई किया एट द रेट ऑफ 56, वो डिवीजन बी की वेरिएबल कॉस्ट है एंड एडिशनली डिवीजन बी ने वेरिएबल कॉस्ट इनकर किया 15 रुपीज, तो यानी कि डिवीजन बी का टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरा हुआ 71, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो जब मेरी सेलिंग प्राइस होगी 100 तो डिवीजन बी का कंट्रीब्यूशन होगा 100 माइनस 71 यानी कि 29। जब मेरी सेलिंग प्राइस होगी 90 तो डिवीजन बी का कंट्रीब्यूशन होगा 90 माइनस 71 यानी कि 19 एंड जब मेरी सेलिंग प्राइस होगी 80 तो डिवीजन बी का कंट्रीब्यूशन होगा 80 माइनस 71 यानी कि 9 रुपीज़। डिवीजन बी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा वो मुझे पता है एंड यूनिट्स क्या होगा तो पता है, तो मुझे सिंपल कैलकुलेशन, जब मेरे यूनिट्स इतने होंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इतना है तो मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कैलकुलेट करना है कंट्रीब्यूशन फॉर कंपनी एज ए होल। तो कंपनी एज ए होल का कंट्रीब्यूशन मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, सिंपल चीज कहने से कंट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन ए एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन बी का मैं टोटल करूं तो मुझे क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन फॉर कंपनी एज ए होल। कैसे 2600 एंड 2900 का टोटल करूं तो मुझे क्या मिलेगा 5500, 3900 प्लस 2850 का टोटल करूं तो मुझे मिलेगा 6750। तो इन शॉर्ट कंट्रीब्यूशन फॉर कंपनी एज ए होल जब भी मुझे कैलकुलेट करना हो तो जितने भी डिवीजन का कंट्रीब्यूशन है वो सारे डिवीजन का अगर मैं टोटल करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन फॉर कंपनी एज ए होल। कंपनी एज ए होल का कंट्रीब्यूशन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एक और रास्ता अवेलेबल है, ध्यान से देखना। मैं क्या करूंगा, जो मेरी सेलिंग प्राइस है उसमें से कंपनी एज ए होल टोटल कॉस्ट क्या हुई, यानी कि प्रोडक्ट ए के ऊपर डिवीजन ए ने कॉस्ट इनकर किया 30 रुपीज़, वही प्रोडक्ट के ऊपर डिवीजन बी ने कितना कॉस्ट इनकर किया कहना है 15 रुपीज़। ये ट्रांसफर प्राइस तो मेरे सिर्फ इंटरनल पर्पज के लिए है। कंपनी एज ए होल में देखने जाऊं तो वही प्रोडक्ट के ऊपर डिवीजन ए ने कितना खर्चा किया 30 रुपीज़ एंड वही सेम टू सेम प्रोडक्ट के ऊपर डिवीजन बी ने एडिशनल खर्चा किया 15 रुपीज़, यानी कंपनी एज ए होल वो प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा हुआ है 45 रुपीज़। सिंपल कैलकुलेशन करूंगा, जब मेरी सेलिंग प्राइस होगी 100 मेरा कंट्रीब्यूशन फॉर कंपनी एज ए होल क्या होगा 100 माइनस 45 यानी कि 55। जब मेरी सेलिंग प्राइस होगी 90 तो कंपनी एज ए होल में देखूँ तो 90 माइनस 45 यानी कि कंपनी एज ए होल मेरा कंट्रीब्यूशन होगा 45 एंड सेलिंग प्राइस होगी 80, तब मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा 80 माइनस 45 यानी कि 35। जब मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का डेटा है एंड टोटल यूनिट्स कितने हैं उसका डेटा है तो मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। सीखने जैसा एक ही है, एकदम ध्यान से देखना। जब भी आपको कंट्रीब्यूशन फॉर कंपनी एज ए होल कैलकुलेट करना हो तो आपके पास दो रास्ते हैं। नंबर 1, जितने भी डिवीजन का कंट्रीब्यूशन है वो सारे डिवीजन के कंट्रीब्यूशन को टोटल कर दो, आपको क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन फॉर कंपनी एज ए होल। और अगर ये नहीं करना
तो सेलिंग प्राइस में से सारे डिवीजन की वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट कर दो, आपको क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन फॉर कंपनी एज ए होल। यहाँ पे इस केस में हमने किया 100 माइनस 30 माइनस 15, 30 था डिवीजन ए की वेरिएबल कॉस्ट एंड 15 था डिवीजन बी की वेरिएबल कॉस्ट। ये जो दो चीज़ हमने सीखी वो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर कंपनी एज ए होल कैन बी कैलकुलेटेड इन 2 वेज। सबसे पहली चीज कंट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन ए एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन बी टोटल कर दो 2600 प्लस 2900 यानी कि 5500। दूसरा रास्ता ये है फाइनल सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट ऑफ ए एंड कॉस्ट ऑफ बी डिडक्ट कर दो, 100 में से 30 एंड 15 डिडक्ट किया, यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, टोटल कंट्रीब्यूशन। तो इन शॉर्ट यहाँ पे सीखने जैसी दो चीज़ थी वो हमने डिस्कस कर ली। अभी यहाँ पे शायद ये कॉन्सेप्ट आपको सिंपल लगेगा, पर एग्जाम के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आया कि वेरिएबल कॉस्ट का बाइफरकेशन दिया है कि मटेरियल की इतनी कॉस्ट होगी, लेबर की इतनी होगी, ओवरहेड्स की कितनी होगी, और पूछा है कि कंट्रीब्यूशन फॉर कंपनी एज ए होल कैलकुलेट करो, तो उसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सवाल ये आता है कि एग्जाम के अंदर कौन सी मेथड यूज करनी है, यानी कि दोनों डिवीजन का टोटल करें या तो फाइनल सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करें। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ सारे डिवीजन का कंट्रीब्यूशन आपके पास अवेलेबल है, वापस बोल रहा हूँ, अगर आपके पास सारे डिवीजन का कंट्रीब्यूशन अवेलेबल है तो आप सिंपल काम कीजिए, सारे डिवीजन का कंट्रीब्यूशन का टोटल कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन फॉर कंपनी एज ए होल। वापस से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि सेलिंग प्राइस में से सारे वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट कर देंगे। इस एग्जाम्पल में तो सीधा सीधा दे दिया था कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, पर अगर वेरिएबल कॉस्ट का बाइफरकेशन होगा उसके अंदर थोड़े से कॉम्प्लिकेशन होंगे, तो उस केस में आपको क्या करना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन ए एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन बी का टोटल कर देना है। तो इन शॉर्ट अभी तक हमने ये देखा कि ट्रांसफर प्राइस कहेंगे किसको, एंड एक बार मुझे ट्रांसफर प्राइस क्या है वो पता है, उसके बाद मैं इंडिविजुअल डिवीजन का कंट्रीब्यूशन आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं एंड कंपनी एज ए होल का कंट्रीब्यूशन भी मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। अभी एक छोटा सा पॉइंट रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, फटाफट एक बार देख लेते हैं। ये ट्रांसफर प्राइस हमारे केस में है 56। ये ट्रांसफर प्राइस सेट करते समय आपको कौन कौन से फैक्टर्स के बारे में सोचना होगा वो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। अ गुड ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी शुड सेटिस्फाई फॉलोइंग। अगर आपको बेस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी सेट करनी है तो आपको ये 4 फैक्टर्स के बारे में सोचना होगा। जैसे ही आपने ये 4 फैक्टर्स के बारे में सोचा, इसका मतलब आपको ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट का मैक्सिमम पॉसिबल मैनर में बेनिफिट मिलेगा। फटाफट एक बार देख लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है। एम्प्लॉई एंगेजमेंट एंड कंपेंसेशन, ये पॉइंट हमें ये कहता है कि डिवीजन ए के एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है कि डिवीजन ए का फिनेंशियल परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, और जब भी मैं डिवीजन ए का फिनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करूंगा तो ट्रांसफर प्राइस अपना रोल प्ले करेगी। तो इस केस में हमारी ट्रांसफर प्राइस ऐसी होनी चाहिए जो दोनों डिवीजन के लिए फेयर हो, कोई भी एक डिवीजन के लिए बायस हो, ऐसी ट्रांसफर प्राइस नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी प्राइस्ड एट अ रेट दैट इज परसीव्ड टू बी फेयर बाय ऑल कंसर्न डिविजनल मैनेजर्स। इसके अंदर कोई डाउट नहीं था, पहला पॉइंट एकदम फालतू था। सेकेंड पॉइंट हमें यह कहता है कि डिवीजन ए अगर प्रॉफिट के लिए अकाउंटेबल होगा, डिवीजन बी प्रॉफिट के लिए अकाउंटेबल होगा, इसका मतलब डिवीजन ए एंड डिवीजन बी अच्छा परफॉर्मेंस देने की ट्राई करेंगे, तो अल्टीमेटली अगर डिवीजन अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस भी ओवरऑल बेटर होगा। ये पॉइंट हमें यही कहता है। इफ ईच डिवीजन बिकम्स प्रॉफिट अकाउंटेबल, मैनेजर्स विल बी मोटिवेटेड टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी विच इंक्रीज स्कोप ऑफ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। अगर डिवीजन प्रॉफिट के लिए अकाउंटेबल है, मोटिवेटेड है, तो उस केस में कंपनी का भी प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो ये 2 पॉइंट हमने देखे। थर्ड पॉइंट स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये पॉइंट हमें ये कहता है टैक्सेशन एंड प्रॉफिट रेमिटेंसेस। ये पॉइंट तब एप्लीकेबल होगा जब 2 डिवीजन या तो 2 ग्रुप कंपनी अलग अलग कंट्री के अंदर सिचुएटेड है। इन शॉर्ट ये कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि जब 2 कंट्री के अंदर अलग अलग टैक्स रेट है तो आपकी इनकम इस तरह से सेट होनी चाहिए, आपकी ट्रांसफर प्राइस इस तरह से सेट होनी चाहिए, जो कंट्री के अंदर कम टैक्स रेट है उसके अंदर ज्यादा इनकम शो हो, एंड जो कंट्री के अंदर ज्यादा टैक्स रेट है उसके अंदर कम इनकम शो हो। कैसे होगा वो हम इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर देख लेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट, रिसोर्स अलोकेशन। एकदम ध्यान से सुनना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पूरा डिस्कशन होगा। रिसोर्स अलोकेशन का कॉन्सेप्ट हमें यह कहता है कि आपकी ट्रांसफर प्राइस इस तरह से सेट होनी चाहिए कि कंपनी एज अ होल फायदा हो, यानी कि डिवीजन ए के अंदर कंपनी ने जितने भी रिसोर्सेज अलोकेट किए हैं वो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, एंड डिवीजन बी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज कंपनी ने अलोकेट किए हैं उसका भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। यानी कि इस केस में डिवीजन बी क्या करेगा, या तो एक्सटर्नल मार्केट में से परचेस करेगा या तो डिवीजन ए के पास से परचेस करेगा। तो हमारी ट्रांसफर प्राइस ऐसी होनी चाहिए जो कंपनी एज ए होल हमें फायदा दे, यानी कि डिवीजन ए के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा एंड डिवीजन बी के रिसोर्सेज का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। एक बार वापस देखते हैं। बेस्ड ऑन ट्रांसफर प्राइस, डिविजनल मैनेजर्स टेक ऑपरेशनल डिसीजन लाइक परचेजिंग फ्रॉम आउटसाइड और इन हाउस प्रोडक्शन।
अ गुड ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी शुड प्रमोट गोल कॉन्ग्रुएंस। गोल कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एंड कंपनी शुड बी सेम। जो ऑब्जेक्टिव कंपनी एज ए होल होगा वो सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव डिवीजन ए का होना चाहिए एंड सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव डिवीजन बी का होना चाहिए। तो इस पॉइंट में हमने दो चीज के ऊपर फोकस किया। सबसे पहली चीज रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, दूसरी चीज गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट होना चाहिए, यानी कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव एंड इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट कैसे करेंगे एंड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा। तो इस केस में इस एग्जाम्पल के ऊपर वापस आते हैं। हमने ये देखा कि हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन ए कैलकुलेट किया। कैसे किया? पर यूनिट मेरा कंट्रीब्यूशन था 26, उसको मैंने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। तो इस केस में अगर मैं 180 यूनिट्स का सेलिंग करता हूं तो डिवीजन ए का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 4680, यानी कि डिवीजन ए का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम कब होगा? जब मेरी क्वांटिटी होगी 180। तो डिवीजन ए अंदर ही अंदर क्या सोचेगा कि 180 का डिमांड होना चाहिए, सेलिंग प्राइस 80 की रखेंगे तो 180 की डिमांड होगी एंड डिवीजन ए का परफॉर्मेंस अच्छा देखेगा। डिवीजन बी क्या सोचेगा कि मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम कम है जब मैं डिमांड रखता हूँ 100 यूनिट्स की। जब मेरी सेलिंग प्राइस होगी 100, मेरी डिमांड होगी 100 एंड उस केस में मेरा कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा एंड डिवीजन बी क्या करेगा? डिमांड प्राइस रखेगा 100 एंड डिमांड होगी 100। ध्यान से देखना, इस केस में हमारा डिवीजन बी क्या है? सेल्स डिवीजन। प्रोडक्ट की कितनी प्राइस रखनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली कितनी डिमांड होगी वो किसके हाथ में है? डिवीजन बी के हाथ में। डिवीजन ए के हाथ में कुछ नहीं है। तो डिवीजन बी इन शॉर्ट क्या करेगा? जब उसका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज होगा वही सेलिंग प्राइस रखेगा। और इस केस में डिवीजन बी का कंट्रीब्यूशन कब मैक्सिमाइज होगा? जब उसकी सेलिंग प्राइस होगी 100। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। पर अगर मैं कंपनी एज ए होल सोचने जाऊं तो उसका मैक्सिमम कंपनी एज ए होल का कंट्रीब्यूशन कब मैक्सिमाइज होगा? जब मेरा कंट्रीब्यूशन होगा 6750, यानी कि जब मैं सेलिंग प्राइस रखता हूं 90। डिवीजन ए के बारे में सोचूं तो डिवीजन ए बोलेगा सेलिंग प्राइस रखो 80, डिवीजन बी बोलेगा सेलिंग प्राइस रखनी है 100 एंड कंपनी क्या बोलेगी? सेलिंग प्राइस रखनी है 90। तो यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं होगा क्योंकि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव एंड कंपनी का ऑब्जेक्टिव मैच नहीं होगा। तो वही पॉइंट हमने सेकंड पॉइंट लिखा है, देयर इज अ लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस बिकॉज फॉर कंपनी एज अ होल it is advisable to sell 150 units at the selling price of 90 to maximize the contribution. However, manager of division B, which is a sales division, will try to sell 100 units to maximize his contribution. वही चीज हमने डिस्कस की। डिवीजन बी का मैनेजर क्या सोचेगा? मुझे सेलिंग प्राइस रखनी है 100, तब जाके मेरी डिमांड होगी 100 एंड मेरा कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज होगा। पर कंपनी एज ए होल क्या फायदेमंद है कि सेलिंग प्राइस रखे 90, यूनिट्स की डिमांड हो 150, तब जाके कंपनी एज ए होल का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज होगा। तो इन शॉर्ट इंडिविजुअल डिवीजन का ऑब्जेक्टिव एंड कंपनी का ऑब्जेक्टिव मैच नहीं होगा, यानी कि गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं होगा। सेम चीज यहाँ पे लिखी है। अभी मुझे ये देखना है कि गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर अभी मैं ऐसा तो क्या करूं कि डिवीजन बी का ऑब्जेक्टिव एंड कंपनी का ऑब्जेक्टिव मैच हो जाए एंड अल्टीमेटली गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली डिवीजन बी मेरा क्या है? सेल्स डिवीजन। तो कितनी सेलिंग प्राइस रखनी है एंड कितनी डिमांड होगी वो किसके हाथ में है? डिवीजन बी। तो अभी मुझे एक ही चीज करनी है कि डिवीजन बी एंड कंपनी का ऑब्जेक्टिव मैच होना चाहिए। तो एकदम सिंपल ऑब्जर्वेशन है, डिवीजन बी एंड कंपनी का ऑब्जेक्टिव मैच क्यों नहीं हुआ? डिवीजन बी की टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 71 एंड कंपनी की टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 45। तो इन शॉर्ट यहाँ पे मैं अगर फिगर्स प्लॉट करता हूँ कंपनी के लिए तो कहने से मैं लिख सकता हूँ कंपनी ये सोचेगी कि डिवीजन ए ने खर्चा किया है 30 एंड डिवीजन बी ने खर्चा किया है 15, यानी कि टोटल खर्चा कितना है? 45। डिपार्टमेंट ए के लिए कंपनी क्या सोचेगी? 30 रुपीज़ का खर्चा, पर डिवीजन बी क्या सोचेगा? 56। तो अगर मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ तो डिवीजन बी की भी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 45 एंड कंपनी की टोटल कॉस्ट भी कितनी होगी? 45। तो यानी कि उस केस में अगर दोनों की कॉस्ट सेम है, दोनों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम होगा एंड टोटल कंट्रीब्यूशन भी सेम होगा, तो उस केस में कंट्रीब्यूशन सेम होगा तो अल्टीमेटली गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट हो जाएगा, डिवीजन का ऑब्जेक्टिव मैच हो जाएगा कंपनी के ऑब्जेक्टिव से। सेम चीज मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो मुझे इन शॉर्ट मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरी ट्रांसफर प्राइस होनी चाहिए 30, यानी कि डिवीजन ए ने, वापस से बोल रहा हूँ, डिवीजन ए ने प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना भी खर्चा किया सेम टू सेम कॉस्ट पे मैं अगर ट्रांसफर प्राइस सेट करता हूँ, यानी कि यहाँ पे 30 रुपये रही है, मैं यहाँ पे 30 रुपये में ट्रांसफर प्राइस करता हूँ, तो उस केस में डिवीजन बी का टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? 45 एंड जब भी डिवीजन बी का टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा 45 वो सेम हो जाएगा कंपनी के टोटल वेरिएबल कॉस्ट से एंड उस केस में डिवीजन बी का ऑब्जेक्टिव एंड कंपनी का ऑब्जेक्टिव मैच होगा एंड गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट हो जाएगा। सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है, आप एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अल्टीमेटली हमारा कंक्लूजन ये निकलेगा, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसफर प्राइस ऑफ 56। हमारी एग्जिस्टिंग ट्रांसफर प्राइस 56 है, उसकी वजह से गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं होगा। कैसे? क्योंकि मैंने ट्रांसफर प्राइस सेट की 56,
डिवीजन बी की टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी 71 एंड क्योंकि डिवीजन बी की वेरिएबल कॉस्ट है 71 एंड कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट है 45 तो उस केस में वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंट है तो कंट्रीब्यूशन भी डिफरेंट होगा एंड अल्टीमेटली टोटल कंट्रीब्यूशन भी डिफरेंट होगा एंड गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं होगा। तो गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं हुआ उसका एक ही रीजन है कि मेरी ट्रांसफर प्राइस क्या है 56, पर यह पॉइंट हमें यह कहता है कि आपकी ट्रांसफर प्राइस इतनी तो होनी चाहिए कि आपको गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट करे। और इस केस में हमारे देखा कि हमारी ट्रांसफर प्राइस ऐसी है जो गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं करती। वो क्यों है हमने रीजन भी देख लिया, फिगर्स के साथ देख लिया। अभी आगे देखते हैं। इंक्रीज्ड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ डिवीजन बी रिड्यूस्ड पर यूनिट कंट्रीब्यूशन एट द ट्रांसफर प्राइस विल बी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डिवीजन ए विच इज 30. Contribution per unit will be same for company as a whole and division B, which can result in goal congruence. Lesser the transfer price, higher the goal congruence. ट्रांसफर प्राइस 56 से जितनी कम होगी उतना कंट्रीब्यूशन सेम होगा। अगर कॉस्ट पे ही ट्रांसफर कर देता है तो दोनों का कंट्रीब्यूशन एग्जैक्ट सेम होगा, पर जितनी ट्रांसफर प्राइस कम करता जाएगा उतने हायर चांसेस है कि मेरा कंट्रीब्यूशन सेम होगा। जितनी ट्रांसफर प्राइस कम करूंगा उतने गोल कॉन्ग्रुएंस होने के चांसेस ज्यादा है। यही कंक्लूजन था। एंड द लास्ट पॉइंट, change in transfer price doesn't affect the profitability of the company, but if change in transfer price affects the sales quantity, it affects the profitability of the company. इस केस में हमने कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की? टोटल सेलिंग प्राइस में से दोनों डिवीजन की वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट कर दो तो आपको क्या मिलेगा? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि हमने क्या कैलकुलेट किया? 100 में से डिडक्ट करो डिवीजन ए की वेरिएबल कॉस्ट एंड डिवीजन बी की वेरिएबल कॉस्ट। तो जब भी हमने कंपनी का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया हमने ये ट्रांसफर प्राइस को टोटल इग्नोर कर दिया। हमने सिंपल क्या किया? सेलिंग प्राइस रखो 100, उसमें से डिवीजन ए की वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करो एंड डिवीजन बी की वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करो। अगर ये ट्रांसफर प्राइस 56 की जगह 56 करोड़ होती तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं सेलिंग प्राइस 100 करूंगा, उसमें से डिवीजन ए की वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करता हूं एंड डिवीजन बी की वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करता हूं। ट्रांसफर प्राइस कितनी भी होगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट हमें ये कहता है, चेंज इन ट्रांसफर प्राइस डजंट अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, बट इफ चेंज इन ट्रांसफर प्राइस अफेक्ट द सेल्स क्वांटिटी इट अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। यहाँ पे अगर हम ट्रांसफर प्राइस चेंज करेंगे तो हमारी सेल्स क्वांटिटी चेंज होगी। यहाँ पे हमने ट्रांसफर प्राइस रखी है 56, तो डिवीजन बी ने तुरंत डिसाइड किया कि भाई सेलिंग प्राइस होगी 100, यूनिट्स की डिमांड होगी 100, तब जाके मेरा कंट्रीब्यूशन होगा 2900। यानी कि अगर मैं ट्रांसफर प्राइस के अंदर चेंज करता हूँ तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। पर अगर मैं ट्रांसफर प्राइस चेंज करता हूँ एंड अगर सेल्स क्वांटिटी में चेंज आया तो जाहिर सी बात है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर चेंज आएगा। तो इन शॉर्ट अभी तक हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे। वापस एक बार सबसे पहले हमने देखा कि ट्रांसफर प्राइस का मीनिंग क्या होता है। एक बार उसके बाद हमने ये देखा कि एक बार हमें ट्रांसफर प्राइस क्या है वो पता होने के बाद हम डिवीजन ए का कंट्रीब्यूशन, डिवीजन बी का कंट्रीब्यूशन आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे एंड कंपनी एज ए होल का कंट्रीब्यूशन भी आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे। वापस एक बार रिवाइज करते हैं, कंपनी एज ए होल का कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने देखा दो तरीके से कंपनी एज ए होल का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों डिवीजन के कंट्रीब्यूशन का टोटल कर दो। दूसरा रास्ता ये है कि सेलिंग प्राइस में से दोनों डिवीजन की वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट कर दो, अल्टीमेटली कंपनी एज ए होल कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो ये हमारा था फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन हमने ये देखा कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव एंड कंपनी का ऑब्जेक्टिव मैच नहीं होगा, यानी कि गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं होगा। गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट हमने क्यों नहीं हुआ वो देखा कि डिवीजन बी की टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड कंपनी की टोटल वेरिएबल कॉस्ट मैच नहीं हुई। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट मैच नहीं हुई, कंट्रीब्यूशन भी मैच नहीं हुआ। क्योंकि कंट्रीब्यूशन मैच नहीं हुआ, टोटल कंट्रीब्यूशन मैच नहीं हुआ एंड अल्टीमेटली गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं होगा। हमने ये देखा कि गोल कॉन्ग्रुएंस को प्रमोट करवाना है तो हमें क्या करना होगा एंड अल्टीमेटली एक देखा कि चेंज इन ट्रांसफर प्राइस डजंट अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, बट इफ चेंज इन ट्रांसफर प्राइस अफेक्ट द सेल्स क्वांटिटी इट अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो इन शॉर्ट हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे एंड एक ये कॉन्सेप्ट देखा था कि आइडियली आपकी ट्रांसफर प्राइस कैसी होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे अबाउट ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर कॉन्सेप्चुअली समझने में आसानी रहेगी। इन शॉर्ट अभी तक हमने ये देखा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड यूटिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। अभी हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स। ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स हमें ये सिखाएगी कि आखिर ट्रांसफर प्राइस का कैलकुलेशन कैसे होगा। जितनी भी मेथड्स का यूज होता है ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, वो सारी मेथड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइस एंड नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। ये दोनों मेथड के कुछ अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज हैं, उसको दूर करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। वन बाय वन सारी चीज देखते हैं। कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस हमें ये कहेगी कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि सप्लाइंग डिवीजन की कॉस्ट क्या है। सप्लाइंग डिवीजन यानी कि इस केस में डिवीजन ए जो गुड्स का सप्लाई करेगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सप्लाइंग डिवीजन की कॉस्ट क्या है और वो कॉस्ट को ध्यान में रख के आपको डिसीजन लेना है कि आपकी ट्रांसफर प्राइस क्या होनी चाहिए। मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइस हमें क्या कहेगी कि आपको यह देखना है कि जो भी गुड्स सप्लाइंग डिवीजन ने सप्लाई किए हैं
वो गुड्स की मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, और मार्केट में क्या प्राइस चल रही है वो देख के आपको क्या करना है, ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करनी है। तो वन बाय वन देखते हैं कि कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस अगर मैं फॉलो करता हूं तो मुझे क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज है। कॉस्ट बेस्ड अगर मैं फॉलो करता हूं तो मुझे इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल होगी कि इस पेन की कॉस्ट क्या है वो पता है, उसके बाद मैं अकॉर्डिंगली ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करूंगा। बेसिस इज क्लियरली डिफाइंड एज अगेंस्ट मार्केट प्राइस विच इज सब्जेक्ट टू डिमांड एंड सप्लाई। इस पेन की मार्केट प्राइस क्या होगी वो डिपेंड करेगा कि इसकी डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन क्या है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस फॉलो करता हूं तो क्या बेसिस होगा ट्रांसफर प्राइस सिलेक्ट करने का वो क्लियरली डिफाइंड है। पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। मैनेजर ऑफ सप्लाइंग डिवीजन मे नॉट अटेम्प्ट टू रिड्यूस कॉस्ट। मैं सप्लाइंग डिवीजन हूं, मुझे इस पेन को कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रांसफर करना है, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा कि इतनी भी कॉस्ट हो इस पेन की, मैं हमेशा यही सोचूंगा, मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कि इस पेन की कॉस्ट मुझे कम करनी है, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस पेन की कॉस्ट कितनी भी हो, जितनी भी एक्चुअल कॉस्ट होगी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रांसफर करूंगा। तो इन शॉर्ट मैनेजर ऑफ सप्लाइंग डिवीजन मे नॉट अटेम्प्ट टू रिड्यूस कॉस्ट, उस केस में गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं होता। हमने डिस्कस किया कि आइडियली आपको ट्रांसफर प्राइस सेट करनी है तो आपकी ट्रांसफर प्राइस ऐसी होनी चाहिए जो गोल कॉन्ग्रुएंस को प्रमोट करे। गोल कॉन्ग्रुएंस का मतलब वापस से एक बार इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव एंड कंपनी का ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। तो इस केस में कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि कॉस्ट कम होनी चाहिए, पर डिपार्टमेंट क्या करेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कॉस्ट कम हो या ना हो, क्योंकि इसकी पेन की जितनी भी एक्चुअल कॉस्ट होगी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रांसफर कर दूंगा। तो कॉस्ट के कुछ अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। अभी हम देखेंगे कि मार्केट प्राइस के बेसिस पे अगर ट्रांसफर प्राइस सेट करते हैं तो उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। एग्जाम के अंदर ये आने के चांसेस बहुत कम है कि कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस एंड मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताइए, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना रिलेवेंट होगा वो डिटेल में देखेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइस के एडवांटेजेस क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पेन की ट्रांसफर प्राइस क्या होगी, जो इसकी मार्केट में प्राइस चल रही है वही प्राइस मेरी क्या बनेगी, ट्रांसफर प्राइस। एडवांटेजेस क्या हुए, अनबायस्ड ट्रांसफर प्राइस, मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रही है वही मैं ट्रांसफर प्राइस लेता हूँ, तो इसके अंदर कोई बायसनेस नहीं हो सकता। प्राइस कैन बी मैनिपुलेटेड, प्राइस को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। सिंस प्राइसिंग इज कॉम्पिटिटिव, डिविजनल परफॉर्मेंस कैन बी लिंक्ड मोर ऑब्जेक्टिवली टू कंपनीज ओवरऑल प्रॉफिट। इसके अंदर भी कोई एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो ये एडवांटेजेस थे मार्केट प्राइस बेस्ड के। अभी देखते हैं डिसएडवांटेजेस। पहला पॉइंट, मार्केट प्राइस मे नॉट बी अवेलेबल फॉर सम WIP गुड्स। अगर एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को कुछ WIP गुड्स ट्रांसफर करेगा तो हो सकता है कि वो WIP गुड्स की मार्केट के अंदर प्राइस क्या चल रही है उसका डेटा अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हम ये मेथड का यूज नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट, इफ कॉम्पिटिटिव मार्केट डजंट एग्जिस्ट, मैनिपुलेटिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी लाइक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी यूज्ड। अगर इस पेन का कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं है तो हो सकता है कि मार्केट प्राइस बेस्ड मेथड में यूज करो तो उसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन के चांसेस हैं। तो इन शॉर्ट दो पॉइंट हमें ये कहता है कि मार्केट के अंदर क्या प्राइस चल रही है उसका डेटा अवेलेबल नहीं है, तो ये मेथड का यूज नहीं कर सकते। एंड द लास्ट पॉइंट, नॉट सूटेबल फॉर प्राइस फ्लक्चुएशन इज हाई। इस पेन का प्राइस फ्लक्चुएशन हाई है तो चांसेस है कि मुझे ये मेथड यूज नहीं करनी चाहिए, इससे अच्छा मैं कॉस्ट बेस्ड मेथड यूज कर लेता हूँ। तो हमने ये देखा कि कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस क्या होती है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता भी है तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। जैसे कॉस्ट बेस में आप क्या ऐड कर सकते हैं कि हायर एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू हायर ट्रांसफर प्राइस। जैसे ही इस पेन की कॉस्ट ज़्यादा होगी इसका मतलब ट्रांसफर प्राइस भी ज़्यादा होगी, यही पॉइंट में थोड़ा एक्सटेंड किया है। मैनेजर्स ऑफ सप्लाइंग डिवीजन मे नॉट अटेम्प्ट टू रिड्यूस कॉस्ट। मैनेजर को कोई फर्क नहीं पड़ता इस पेन की कॉस्ट क्या है, यानी कि हायर कॉस्ट होगी तो हायर ट्रांसफर प्राइस होगी। तो उस केस में इन शॉर्ट कहने का मतलब ये था कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज हम खुद के हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस एंड मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइस क्या है वो हमने देखा। कॉस्ट के कुछ फर्दर बाइफर्केशन है। टोटल 4 टाइप की कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस होगी। फुल कॉस्ट बेस्ड, फुल कॉस्ट प्लस मार्कअप, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड। वन बाय वन देखते हैं। फुल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस हमें ये कहेगा कि आपको ये देखना है कि सप्लाइंग डिवीजन यानी कि जो डिवीजन सप्लाई करेगा, इस केस में डिवीजन ए हमारा सप्लाइंग डिवीजन था। सप्लाइंग डिवीजन की फुल कॉस्ट क्या है, फुल कॉस्ट का मतलब इंक्लूडिंग एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सप्लाइंग डिवीजन की जो भी फुल कॉस्ट होगी वो क्या बनेगी, ट्रांसफर प्राइस। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फुल कॉस्ट प्लस मार्कअप हमें क्या कहेगा, सिंपल पॉइंट, इसकी फुल कॉस्ट क्या है उसके अंदर थोड़ा मार्कअप ऐड करो। कॉस्ट टू कॉस्ट मत ट्रांसफर करो, एक्चुअल जो भी फुल कॉस्ट है उसके अंदर थोड़ा मार्कअप ऐड कर दो। ये थी हमारी सेकंड मेथड। थर्ड मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। मान लेते हैं कि दो डिवीजन है, डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। डिवीजन ए कोई प्रोडक्ट डिवीजन बी को सप्लाई करेगा और डिवीजन ए जो प्रोडक्ट सप्लाई करेगा उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट इज 30 रुपीज़। एंड मान लेते हैं कि डिवीजन ए ने एक्चुअल में प्रोडक्शन किया और एक्चुअल में मेरी प्राइस आई 35 रुपीज़। तो फुल कॉस्ट हमें क्या कहेगा कि ट्रांसफर करो 35, एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें क्या कहेगा, ट्रांसफर करो एट द रेट ऑफ 30, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है 30 रुपीज़। तो हमने ये देख लिया
फुल कॉस्ट क्या कहना चाहती है, फुल कॉस्ट प्लस मार्कअप, एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस हमें क्या कहना चाहती है। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से रिलेवेंट नहीं था कि इसके एडवांटेजेस बताइए, डिसएडवांटेजेस बताइए, फुल कॉस्ट किसको कहेंगे, फुल कॉस्ट प्लस मार्कअप किसको कहेंगे, फिर भी हमने एक बार देख लिया। अभी ध्यान से देखना, ये तीनों मेथड में हम क्या करेंगे, कंपनी हम ये देखेंगे कि सप्लाइंग डिवीजन की टोटल कॉस्ट क्या है। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है एंड वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों कॉस्ट का टोटल करके जो भी हमारी प्राइस आएगी वो हमारी क्या बनेगी, ट्रांसफर प्राइस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि ऑल अबाउट 3 मेथड्स इग्नोर स्पेयर कैपेसिटी। ये तीनों मेथड के अंदर स्पेयर कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर किया जाएगा। इन शॉर्ट ये पॉइंट हमें ये कहता है कि जब भी सप्लाइंग डिवीजन के पास स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है तो उस केस में सप्लाइंग डिवीजन को उतनी ही ट्रांसफर प्राइस रखनी चाहिए जितना सप्लाइंग डिवीजन को एडिशनल कॉस्ट इनकर हुआ। एग्जाम्पल देता हूं, मान लेते हैं मैं सप्लाइंग डिवीजन हूं एंड मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है, तो जब भी आप मेरे पास कुछ गुड्स मांगने आते हो, मान लेते हैं कि आपने 10,000 गुड्स मेरे पास से मांगे हैं, तो मुझे उतनी ही ट्रांसफर प्राइस रखनी चाहिए जितना 10,000 यूनिट्स को बनाने के लिए मुझे खर्चा हुआ। तो यानी कि ये तीनों मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, फुल कॉस्ट रिकवर करेंगे, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट दोनों कॉस्ट इनकर करेंगे। पर ये कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि जब भी आपके पास स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है तो उस केस में फुल कॉस्ट नहीं चार्ज करना चाहिए बल्कि वेरिएबल कॉस्ट ही चार्ज करना चाहिए। सप्लाइंग डिवीजन को जितना ही एडिशनल कॉस्ट इनकर हुआ वही ट्रांसफर प्राइस होनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इट इज यूजफुल व्हेन सप्लाइंग डिवीजन हैज एक्सेस कैपेसिटी, beneficial for supplying division if it has excess capacity and transfer price is greater than marginal cost। मान लेते हैं कि मैं सप्लाइंग डिवीजन हूँ, आप मेरे पास ये 10,000 पेन मांगना है, पर पेन मुझे 1 रुपये का खर्चा होगा, तो यानी कि मुझे आपको 10,000 पेन सप्लाई करनी होगी तो मुझे कितना खर्चा होगा, कहने से 10,000। फिक्स कॉस्ट तो मैंने ऑलरेडी इनकर करके रखा है, पर जब भी आप मेरे पास पेन मांगने आते हो तो एडिशनली मुझे 10,000 का ही खर्चा होगा। तो मेरे लिए जब फायदा है जब मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है एंड ट्रांसफर प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि जब भी मैं ट्रांसफर प्राइस सेट करता हूँ मोर देन 10,000 तो उस केस में मुझे फायदा होगा। परचेसिंग डिवीजन एंजॉयज लोअर प्राइसेस कंपेयर टू मार्केट। आपको क्या फायदा मिलेगा, मार्केट के मुकाबले कम प्राइस मिलेगी, मुझे भी ये फायदा हुआ कि मेरी एडिशनल इनकम एडिशनल कॉस्ट से ज़्यादा है। ये उसके एडवांटेजेस हुए मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस के। एंड इसके डिसएडवांटेजेस क्या हुए, लॉस ऑफ अप्रोक्सीमेटली फिक्स कॉस्ट टू सप्लाइंग डिवीजन। मेरा जो फिक्स कॉस्ट मैंने ऑलरेडी इनकर करके रखा है वो मैं प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज नहीं करूंगा, वो मेरा एक डिसएडवांटेजेस हुआ। आप यहाँ पे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी एक इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान से देखना। व्हेन सप्लाइंग डिवीजन इज वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, मैं सप्लाइंग डिवीजन हूँ और मैं फुल कैपेसिटी से काम कर रहा हूँ, एनी ट्रांसफर प्राइस विच इज लेस देन सेलिंग प्राइस कैन गिव डिसइंसेंटिव टू द सप्लाइंग डिवीजन। मान लेते हैं कि मैं फुल कैपेसिटी से काम कर रहा हूँ और इस पेन मैं एग्जिस्टिंग मार्केट में बेच रहा हूँ। मान लेते हैं मेरी टोटल कैपेसिटी है 1 लाख पेन प्रोड्यूस करने की, तो मैं 1 लाख पेन प्रोड्यूस करके मार्केट के अंदर बेच रहा हूँ। मान लेते हैं कि 10 रुपये इज माई सेलिंग प्राइस। तो जब भी आप मेरे पास गुड्स मांगने आते हो, आप मान लेते हैं कि आपने मांगा कि 10,000 पेन की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में मैं आपको 10 रुपये से कम में पेन नहीं दे सकता, क्योंकि एग्जिस्टिंग में मार्केट में कितने में बेच रहा हूँ, 10 रुपीज़ में। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है, व्हेन सप्लाइंग डिवीजन इज वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, मैं फुल कैपेसिटी से काम कर रहा हूँ, एनी ट्रांसफर प्राइस विच इज लेस देन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से अगर कम ट्रांसफर प्राइस होगी कैन गिव डिसइंसेंटिव टू द सप्लाइंग डिवीजन, मुझे कुछ डिसइंसेंटिव मिलेगा, स्पेशली व्हेन परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, एग्जांपल बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये हमने देख लिया कि कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस के अंदर टोटल 4 टाइप आएंगे, फुल कॉस्ट बेस्ड, फुल कॉस्ट प्लस मार्कअप, स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड एंड मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अभी हम स्टार्ट करेंगे मार्केट प्राइस बेस्ड के अंदर। उसमें सबसे पहली मेथड है शेयर प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट। उसके नाम में ही लिखा है प्रॉफिट को कौन से प्रोपोर्शन में शेयर करना है, कॉस्ट के प्रोपोर्शन में। एक एग्जांपल देखते हैं, कॉस्ट ऑफ डिवीजन ए इज 100 एंड कॉस्ट ऑफ डिवीजन बी इज 50। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कोई प्रोडक्ट के ऊपर 150 रुपीज़ का खर्चा हुआ है, जिसमें डिवीजन ए ने 100 रुपीज़ का किया है एंड डिवीजन बी ने 50 रुपीज़ का किया है। सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 225। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो प्रोडक्ट का प्रॉफिट कितना है, कहना है 225 माइनस 150 यानी कि 70 रुपीज़ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट का प्रॉफिट है। हमारी मेथड का नाम है शेयर प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट। ये जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट के प्रोपोर्शन में मुझे शेयर करना है। अल्टीमेटली मेरी ट्रांसफर प्राइस क्या बनेगी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आया वो। अगर डिवीजन ए डिवीजन बी को सप्लाई करेगा तो ट्रांसफर प्राइस क्या होगी, जो डिवीजन ए की कॉस्ट है वो डिवीजन ए की कॉस्ट प्लस डिवीजन ए का प्रॉफिट, वो अल्टीमेटली मेरी क्या बनेगी, ट्रांसफर प्राइस। एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर कंपनी एज ए होल। सेलिंग प्राइस में से मैं कॉस्ट डिडक्ट करूंगा, यानी कि 225 में से 150 डिडक्ट करूंगा तो 75। मुझे क्या मिला, प्रॉफिट, वो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है। डिवाइड प्रॉफिट ऑफ स्टेप 1 इन द रेशियो ऑफ 100:50। ये प्रॉफिट को मुझे कॉस्ट के प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है, यानी कि 100:50 के प्रोपोर्शन में मैंने डिवाइड कर दिया। तो मुझे क्या पता चला, डिवीजन ए का प्रॉफिट कितना है एंड डिवीजन बी का
प्रॉफिट कितना है। डिवीजन ए की कॉस्ट पता है एंड डिवीजन ए का प्रॉफिट पता है, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, ट्रांसफर प्राइस मिलेगी। ट्रांसफर प्राइस विल बी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डिवीजन ए प्लस शेयर ऑफ डिवीजन ए इन द प्रॉफिट 100 प्लस 50 विल बी इज इक्वल टू 150 विल बी माई ट्रांसफर प्राइस। एक छोटा सा एनालिसिस यहाँ पे है, हायर द कॉस्ट ऑफ डिवीजन ए मोर प्रॉफिट विल बी अलोकेटेड विच विल रिजल्ट इन हायर सेलिंग प्राइस। ध्यान से देखना, डिवीजन ए जितना ज्यादा खर्चा करेगा उतना प्रॉफिट में प्रोपोर्शन भी ज्यादा मिलेगा, यानी कि जितना ज्यादा खर्चा उतनी ज्यादा ट्रांसफर प्राइस। ये एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था। एक चीज ध्यान से देखना, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू शेयर्ड कंट्रीब्यूशन मेथड। कंट्रीब्यूशन फॉर कंपनी एज ए होल इज डिवाइडेड इनटू रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे हमने क्या किया, प्रॉफिट को टोटल कॉस्ट में डिवाइड किया। ध्यान से देखना, प्रॉफिट को टोटल कॉस्ट में डिवाइड किया। सेम चीज आप कैसे कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन को वेरिएबल कॉस्ट के रेशियो में डिवाइड करो। एक एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपए की सेलिंग प्राइस है, उसमें 30 रुपीज का आपका वेरिएबल कॉस्ट, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है 70, उसमें से आपने 20 रुपीज का फिक्स कॉस्ट इनकर किया, तो आपको प्रॉफिट क्या मिला 50। तो ये प्रॉफिट को कॉस्ट के प्रोपोर्शन में डिडक्ट कर सकते हैं, कॉस्ट के प्रोपोर्शन में शेयर कर सकते हैं, या तो ये कंट्रीब्यूशन को वेरिएबल कॉस्ट के प्रोपोर्शन में शेयर कर सकते हैं, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो हमने ये मेथड खत्म की, शेयर प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट। अभी ध्यान से देखना, एक इंपॉर्टेंट मेथड स्टार्ट होगी जिसका नाम है नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। वो मेथड स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहेगा, प्रपोजल फॉर रिजोल्विंग ट्रांसफर प्राइस कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ तक हमने अभी तक क्या देखा, कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस देखी, मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइस देखी। उसके अंदर हमने देखा कि डिवीजन ए डिवीजन बी को सप्लाई करेगा, तो कोई ट्रांसफर प्राइस डिवीजन ए को पसंद आएगी एंड कोई ट्रांसफर प्राइस डिवीजन बी को पसंद आएगी। डिवीजन ए ऑलवेज ये सोचेगा कि ट्रांसफर प्राइस हो सके उतनी ज्यादा होनी चाहिए ताकि डिवीजन ए का परफॉर्मेंस अच्छा दिखे, एंड डिवीजन बी ऑलवेज ये सोचेगा कि ट्रांसफर प्राइस हो सके उतनी कम होनी चाहिए ताकि डिवीजन बी का अच्छा परफॉर्मेंस दिखे। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हमने कुछ यहाँ पे प्रपोजल दिया है, प्रपोजल फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफर प्राइस कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहला पॉइंट, ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग। उसके अंदर 2 रेट होंगे, यानी कि परचेसिंग डिवीजन की बुक में अकाउंटिंग करने के लिए एक अलग रेट होगा एंड सप्लाइंग डिवीजन की बुक में अकाउंटिंग करने के लिए एक अलग रेट होगा। परचेसिंग डिवीजन की बुक में क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट। वो बोलेगा कम से कम रेट पे मुझे ट्रांसफर प्राइस चाहिए, तो उसको बोलेंगे ले भाई तू मार्जिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर प्राइस रिकॉर्ड कर ले। एंड सप्लाइंग डिवीजन क्या बोलेगा, हो सके उतनी ट्रांसफर प्राइस ज्यादा होनी चाहिए, एड्स नॉर्मल मार्जिन एंड सोज रीजनेबल रेवेन्यू। सप्लाइंग डिवीजन की बुक्स में मैं अकाउंटिंग करूंगा तो कौन से, मार्जिनल रेवेन्यू ऐड करके, थोड़ा सा रेवेन्यू ऐड करके अकाउंटिंग करूंगा। एंड जब भी परचेसिंग डिवीजन की बुक्स में अकाउंटिंग करना होगा तो मैं सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट से कर लूंगा, यानी कि कम से कम ट्रांसफर प्राइस रखूंगा। इसके एडवांटेजेस क्या हुए, प्रमोट गोल कॉन्ग्रुएंस, दोनों डिवीजन कंपनी के बारे में अच्छा सोचेंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज कैसे होगा, सप्लाइंग डिवीजन को भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा एंड परचेसिंग डिवीजन को भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा, यानी कि दोनों डिवीजन के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। परचेसिंग डिवीजन कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मुझे बाहर से परचेस करना है, वो ऑलवेज सप्लाइंग डिवीजन के पास से परचेस कर लेगा। तो गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट होगा एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज होगा। उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, रिकॉर्ड मे गेट कॉम्प्लिकेटेड, रिकॉर्डिंग करना कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, वो अकाउंटिंग करना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटिंग करना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 2 रेट हैं। परचेसिंग डिपार्टमेंट की बुक में कुछ अलग रेट शो करेगा एंड रिसीविंग सप्लाइंग डिवीजन की बुक में भी कुछ अलग रेट शो करेगा, तो उसके अंदर थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं। एंड डिविजनल प्रॉफिट्स आर आर्टिफिशियल, ये सब चीज आर्टिफिशियल है, सिर्फ डिपार्टमेंट को मोटिवेट करने के लिए ये सब चीज कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके 2 एडवांटेजेस हैं एंड 2 डिसएडवांटेजेस हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे 2 पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग। ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग में हमने क्या देखा कि देयर विल बी 2 रेट्स, सप्लाइंग डिवीजन का एक अलग रेट होगा एंड रिसीविंग यानी कि परचेसिंग डिवीजन का एक अलग रेट होगा। अभी हम देखेंगे 2 पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग जिसके अंदर एक ही रेट होगा। कैलकुलेशन कैसे होगा देखते हैं। उसके अंदर हमारी ट्रांसफर प्राइस क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट प्लस लमसम चार्ज। क्यों, टू मोटिवेट सप्लाइंग डिवीजन टू रिकवर सम अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड। मैं एक सप्लाइंग डिवीजन, आप रिसीविंग डिवीजन, आप परचेसिंग डिवीजन। मैं आपको क्या बोलूंगा, मैं जितने भी यूनिट सप्लाई करता हूं उसके ऊपर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इतनी चार्ज करूंगा एंड आपको मुझे लमसम पेमेंट करना होगा कुछ फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में, क्योंकि मैंने फिक्स्ड ओवरहेड इनकर किए हैं तो उसमें से कुछ प्रोपोर्शन आपको मुझे देना होगा। मैं सप्लाइंग डिवीजन हूं, मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, डिवीजन ए इज ए ट्रेनिंग डिपार्टमेंट प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू डिवीजन बी एंड डिवीजन सी। डिवीजन ए ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा डिवीजन बी को एंड डिवीजन सी को। डिवीजन ए इनकर्स 10 लाख रुपए का फिक्स्ड ओवरहेड पर एनम एंड 750 वेरिएबल कॉस्ट पर ट्रेनिंग। तो मेरी ट्रांसफर प्राइस क्या होगी, 750 की वेरिएबल कॉस्ट तो हो गई, प्लस 10 लाख रुपए में से कुछ लमसम पेमेंट होना चाहिए क्योंकि मैंने इनकर किया है एंड कुछ लमसम पेमेंट मुझे मिलना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, एकदम ध्यान से देखना, सारी चीजें रिवाइज करते हैं वापस। कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस हमने ये देखा कि सप्लाइंग डिवीजन की जो भी कॉस्ट होगी उसको ध्यान में रख के मैं प्रॉफिट डिसाइड करूंगा। फुल कॉस्ट में हमने देखा कि टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो मेरी ट्रांसफर प्राइस बनेगी। फुल कॉस्ट प्लस मार्कअप में हमें ये देखा कि फुल कॉस्ट में थोड़ा सा मार्जिन भी ऐड करना होगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट में हमने क्या देखा वो भी क्लियर है।
मार्जिनल कॉस्ट में हमने ये देखा कि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होगी वो मेरी ट्रांसफर प्राइस होगी। इसके अंदर हमने दो कंक्लूजन निकाले। सबसे पहली चीज, अगर मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है, वापस बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है तो हमारी ट्रांसफर प्राइस कितनी होनी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट से थोड़ी ज्यादा। एंड दूसरी चीज, अगर मैं फुल कैपेसिटी से काम कर रहा हूं तो मेरी ट्रांसफर प्राइस सेलिंग प्राइस से कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। वो यहाँ पे देखा था, अगर आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा वापस से। अगर मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है तो मेरी ट्रांसफर प्राइस कभी भी मार्जिनल कॉस्ट से कम नहीं होनी चाहिए। एंड दूसरी चीज, जब भी मेरे पास फुल कैपेसिटी अवेलेबल है, यानी कि मैं फुल कैपेसिटी से काम कर रहा हूं, तो उस केस में मेरी ट्रांसफर प्राइस सेलिंग प्राइस से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा मार्केट प्राइस बेस्ड, उसके अंदर हमने देखा शेयर्ड प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट। उसके बाद हमने देखा कि प्रपोजल फॉर रिजोल्विंग ट्रांसफर प्राइस कॉन्फ्लिक्ट, जिसके अंदर दो चीज देखी, ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग एंड टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग। ड्यूअल रेट के अंदर हमने देखा कि देयर विल बी टू रेट्स, सप्लाइंग डिवीजन का एक अलग रेट होगा एंड रिसीविंग डिवीजन का एक अलग रेट होगा। इसके दो एडवांटेजेस थे एंड दो डिसएडवांटेजेस थे। उसके बाद हमने देखा टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग, यानी कि ट्रांसफर प्राइस को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक होगा मार्जिनल कॉस्ट एंड दूसरा होगा लमसम पेमेंट आउट ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड यूटिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। उसके बाद हमने देखा ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स, उसके अंदर बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, जिसको दूर करने के लिए हमने प्रपोजल फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट देखा, जिसके अंदर हमने देखा ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग एंड टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग। अभी एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, ध्यान से देखना, नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस हमें ये कहती है कि ये सब मोह माया है, कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, मार्केट प्राइस बेस्ड, ड्यूअल रेट, टू पार्ट, ये सब चीज मोह माया है। आप एक काम करो, सप्लाइंग डिवीजन एंड परचेसिंग डिवीजन को एक रूम में बंद कर दो एंड दोनों को डिसाइड करने दो कि ट्रांसफर प्राइस क्या होनी चाहिए। सप्लाइंग डिवीजन अपने हिसाब से नेगोशिएशन करेगा एंड परचेसिंग डिवीजन अपने हिसाब से नेगोशिएशन करेगा एंड बात खत्म हो जाएगी। दोनों अपने हिसाब से ट्रांसफर प्राइस डिसाइड कर लेंगे एंड अल्टीमेटली ट्रांसफर प्राइस फाइनलाइज हो जाएगी। तो नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस के अंदर हम क्या करेंगे, सप्लाइंग डिवीजन एंड परचेसिंग डिवीजन के हिसाब से हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ट्रांसफर प्राइस क्या होनी चाहिए। सप्लाइंग डिवीजन क्या सोचेगा कि मैं मिनिमम इतनी ट्रांसफर प्राइस तो रखूंगा ही। तो क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछेंगे कि सप्लाइंग डिवीजन के हिसाब से ट्रांसफर प्राइस क्या होनी चाहिए। तो हमें क्या देखना है कि मिनिमम सप्लाइंग डिवीजन क्या सोचेगा कि मिनिमम इतने पैसे तो मिलने ही चाहिए। एंड परचेसिंग डिवीजन क्या सोचेगा कि मैं मैक्सिमम इतने दूंगा, इससे ₹1 ज्यादा नहीं दूंगा। तो परचेसिंग डिवीजन क्या बोलेगा कि मेरी मैक्सिमम अमाउंट ये है। सप्लाइंग डिवीजन क्या बोलेगा कि मेरी मिनिमम अमाउंट ये है। क्वेश्चन के अंदर शायद ऐसा भी पूछ सकते हैं कि नेगोशिएशन रेंज कैलकुलेट करो, कि सप्लाइंग डिवीजन एंड परचेसिंग डिवीजन जब भी एक रूम के अंदर बंद है तो दोनों की नेगोशिएशन कौन सी रेंज में होगी। सप्लाइंग डिवीजन बोलेगा मिनिमम इतनी प्राइस तो होनी चाहिए, परचेसिंग डिवीजन बोलेगा इससे ज्यादा तो कभी भी नहीं दूंगा। तो ये मेरी नेगोशिएशन की रेंज होगी एंड जिसका नेगोशिएशन पावर ज्यादा है उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसफर प्राइस डिसाइड होंगी। तो ट्रांसफर नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस के अंदर हम क्या करेंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस डिसाइड करेंगे। मिनिमम प्राइस होगी सप्लाइंग डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मैक्सिमम प्राइस होगी परचेसिंग डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एकदम ध्यान से देखना, ये मेथड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में से मैक्सिमम सम इस मेथड में से आते हैं, एकदम ध्यान से देखना। इस मेथड के अंदर हम कैलकुलेट क्या करेंगे, इन शॉर्ट मिनिमम प्राइस जो सप्लाइंग डिवीजन चार्ज करेगा वो एंड मैक्सिमम प्राइस जो परचेसिंग डिवीजन पे करेगा वो। सबसे पहले सोचने की ट्राई करते हैं फ्रॉम परचेसिंग डिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। मान लेते हैं कि मैं सप्लाइंग डिवीजन हूं एंड आप परचेसिंग डिवीजन है। हमें ये सोचना है कि आप मुझे मैक्सिमम कितना रुपए पे करने की ट्राई करेंगे। मान लेते हैं कि मैं डिवीजन ए हूं एंड आप डिवीजन बी है। हमें ये सोचना है कि डिवीजन बी मैक्सिमम कितना पेमेंट करेगा। डिवीजन ए प्रोडक्ट ए सप्लाई करेगा डिवीजन बी को। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेटा देता हूं कि डिवीजन बी को ये प्रोडक्ट बाहर से मिलता है 45 रुपीस में। तो एक सिंपल कैलकुलेशन कहने से डिवीजन बी कभी भी डिवीजन ए को 45 से ज्यादा का पेमेंट नहीं करेगा। मैं आपको एक और डेटा देता हूं कि डिवीजन बी अगर बाहर से परचेस करेगा तो ये मटेरियल को इंस्पेक्ट करने के लिए डिवीजन बी को कोई कॉस्ट इनकर करना होगा। मान लेते हैं डिवीजन बी को ₹1 का कॉस्ट इनकर करना होगा, यानी कि डिवीजन बी अगर बाहर से परचेस करता है तो डिवीजन बी की कॉस्ट कितनी होगी 46। तो इन शॉर्ट यहाँ से हमें इतना पता चला कि डिवीजन बी कभी भी 46 से ज्यादा का पेमेंट नहीं करेगा। तो इन शॉर्ट मैक्सिमम डिवीजन बी कितना पेमेंट करेगा 46 का। मैं आपको एक और डेटा देता हूं कि डिवीजन बी जब भी ये फाइनल प्रोडक्ट का सेलिंग करेगा तो डिवीजन बी की टोटल कॉस्ट होगी 60 रुपीस। एंड ये प्रोडक्ट डिवीजन ए के पास से परचेस करने के बाद डिवीजन बी को कोई और खर्चा करना होगा, यानी कि जब भी डिवीजन ए के पास से मैं परचेस करूंगा उसके ऊपर मैं एडिशनल 15 रुपीस का खर्चा करूंगा। जब भी मैं एडिशनल 15 रुपीस का खर्चा करूंगा उसके बाद मेरी सेलिंग प्राइस क्या होगी 60 रुपीस। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो इन शॉर्ट मुझे अगर लॉस मेकिंग नहीं बनाना डिवीजन बी को, मुझे जब भी डिवीजन बी को लॉस मेकिंग नहीं बनाना तो मुझे मैक्सिमम कितने रुपए देने होंगे, कहने से 60 - 15 यानी कि 45 रुपीस। जब भी मैं डिवीजन ए को 45 रुपीस का पेमेंट करूंगा
एडिशनली मैं 15 रुपीज़ का कॉस्ट इनकर करूंगा, यानी कि मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी 60 रुपीज़ एंड मेरी 60 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस होगी। अगर मैंने डिवीजन को 45 रुपीज़ से ज़्यादा दिया तो उस केस में क्या होगा, मेरी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 61। 45 रुपीज़ से जितना भी ज़्यादा दिया वो मेरी एडिशनल कॉस्ट हो जाएगी। मान लेते हैं मैं 46 का पेमेंट किया तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी 61 एंड उस केस में मैं लॉस मेकिंग हो जाऊंगा क्योंकि मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है 60। यहाँ तक का डिस्कशन मैं वापस से एक बार समराइज कर रहा हूँ। डिवीजन बी अगर एक्सटर्नल मार्केट में परचेस करेगा तो उसकी परचेस प्राइस होगी 45 एंड एडिशनल 1 रुपये का मॉडिफिकेशन इनकर करना होगा, यानी कि डिवीजन बी की टोटल कॉस्ट कितनी होगी 46। तो उस केस में डिवीजन बी कभी भी डिवीजन ए को 46 से ज़्यादा का पेमेंट नहीं करेगा। ये हमने डेटा देखा, डेटा नंबर 1। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि डिवीजन बी की सेलिंग प्राइस 60 है एंड डिवीजन ए के पास से परचेस करने के बाद डिवीजन बी को एडिशनली 15 रुपीज़ का खर्चा इनकर करना होगा। तो उस केस में डिवीजन बी कभी भी डिवीजन ए को 45 से ज़्यादा का पेमेंट नहीं करेगा। तो इन शॉर्ट सिचुएशन 1 में हमने ये देखा कि 46 से ज़्यादा का पेमेंट नहीं करेगा एंड सिचुएशन 2 में हमने ये देखा कि 45 से ज़्यादा का पेमेंट नहीं करेगा। तो इन शॉर्ट ये सब डेटा डिवीजन बी के पास अवेलेबल है। तो डिवीजन बी क्या सोचेगा, मैं 45 से ज़्यादा का पेमेंट नहीं करूँगा। अगर यहाँ तक क्लियर है तो परचेजिंग डिवीजन मैक्सिमम कितना पेमेंट करेगा वो एकदम क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया है, देखते हैं। डिवीजन ए एंड डिवीजन बी का मेरे पास डेटा अवेलेबल है। डिवीजन ए की कैपेसिटी इज 1 लाख यूनिट्स एंड डिवीजन बी की कैपेसिटी इज 30,000 यूनिट्स। एक्सटर्नल डिमांड 1 लाख यूनिट एंड 40,000 यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट डिवीजन ए इनकर करेगा 30 रुपये का एंड डिवीजन बी वेरिएबल कॉस्ट इनकर करेगा 20 रुपीज़ का अदर देन परचेस फ्रॉम ए, यानी कि परचेस फ्रॉम डिवीजन ए कुछ होगा एंड एडिशनली उसके ऊपर 20 रुपीज़ का खर्चा होगा क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट क्या है, अदर देन परचेस फ्रॉम डिवीजन ए। एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस है 40 रुपीज़ एंड 63। डिवीजन ए बाजार में कितने का बेचेगा 40 रुपये का एंड डिवीजन बी वही प्रोडक्ट बाजार में कितने का बेचेगा 63 का। डिवीजन बी कैन परचेस मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड मार्केट एट 45 रुपीज़। सेम चीज़ हमने यहाँ पे देखी है। डिवीजन बी एक्सटर्नल मार्केट में से परचेस कितने का कर सकता है 45 रुपीज़ का एंड इट हैज टू इनकर 1 रुपीज़ एडिशनल फॉर इंस्पेक्शन कॉस्ट, यानी कि डिवीजन बी अगर बाहर से परचेस करता है तो डिवीजन बी की टोटल कॉस्ट क्या होगी, कहना है 46। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो अगर इतना डेटा मेरे पास अवेलेबल है, कोई मुझे ये पूछेगा कि डिवीजन बी मैक्सिमम कितना पेमेंट करेगा, तो मैं यही बताऊंगा कि डिवीजन बी मैक्सिमम 46 रुपीज़ का पेमेंट करेगा। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। इफ डिवीजन ए transfers material to division B, it can save variable selling and distribution cost of 2 rupees. Cost to division A is 28। ये डेटा को बाद में देखते हैं, पर अभी के लिए मेरे पास ये डेटा अवेलेबल है कि डिवीजन बी अगर बाहर से परचेस करेगा तो 46 की टोटल कॉस्ट होगी। तो इस केस में मैक्सिमम दैट परचेसिंग डिवीजन कैन पे एक्सटर्नल बाइंग प्राइस एंड नेट मार्जिनल रेवेन्यू विच एवर इज लोअर। यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना, डिवीजन बी एक्सटर्नल मार्केट में सेल कितने में करेगा 63 में। वापस से बोल रहा हूँ, डिवीजन बी एक्सटर्नल मार्केट में सेल कितने में करेगा 63 में एंड एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट कितनी इनकर करनी होगी 20 रुपीज़। यानी कि डिवीजन बी, इतना डेटा देखने के बाद आपको ये बताना है कि डिवीजन बी मैक्सिमम कितना पेमेंट करेगा डिवीजन ए को। तो कहने से 43 का मैक्सिमम पेमेंट करेगा। जैसे ही उसने 43 का पेमेंट किया, एडिशनल 20 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट इनकर हुई, यानी कि टोटल कॉस्ट डिवीजन बी का क्या हुआ 63 एंड डिवीजन बी की सेलिंग प्राइस कितनी है 63, यानी कि डिवीजन आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में। अगर डिवीजन बी 43 का ज़्यादा पेमेंट करता है तो उसकी टोटल कॉस्ट 63 से ज़्यादा हो जाएगी एंड इसका मतलब ये हुआ कि उसकी सेलिंग प्राइस से उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, यानी कि डिवीजन बी लॉस मेकिंग होगा। तो इतना डेटा देखने से हमें क्या पता चलेगा, डिवीजन बी 43 से ज़्यादा का पेमेंट नहीं करेगा एंड इतना डेटा देखने से हमें क्या पता चलेगा, डिवीजन बी 46 से ज़्यादा पेमेंट नहीं करेगा। ये दोनों देखने से हमें ये पता चलेगा डिवीजन बी 43 से ज़्यादा का पेमेंट नहीं करेगा। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है, मैक्सिमम दैट परचेसिंग डिवीजन विल पे लोअर ऑफ एक्सटर्नल बाइंग प्राइस जो हमारी इस केस में है 46 और नेट मार्जिनल रेवेन्यू की हमारी है इस केस में 43, विच एवर इज लोअर, यानी कि डिवीजन बी मैक्सिमम पेमेंट करेगा 43 का। ये नेट मार्जिनल रेवेन्यू 43 कहाँ से आया, फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विच इज हमारी है 63, हमारे एग्जांपल में फाइनल सेलिंग प्राइस है 63 एंड मार्जिनल कॉस्ट दैट परचेसिंग डिवीजन इनकर्स इन एडिशन टू ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस के अलावा कितनी कॉस्ट इनकर करेगा, कहने से 20, तो 63 माइनस 20 करूंगा तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेगा 43। तो डिवीजन बी मैक्सिमम कितना पेमेंट करेगा 46 और 43 विच एवर इज लोअर, यानी कि 43। तो हमने क्या कैलकुलेट किया, लोअर ऑफ एक्सटर्नल बाइंग प्राइस एंड नेट मार्जिनल रेवेन्यू विच एवर इज लोअर। नेट मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है वो हमने देखा, फाइनल सेलिंग प्राइस में आपको डिवीजन परचेसिंग डिवीजन जो कॉस्ट इनकर करेगा ओवर एंड अबाउट ट्रांसफर प्राइस वो डिडक्ट करनी है। तो मैक्सिमम दैट कैन बी पेड बाय परचेसिंग डिपार्टमेंट विल बी इक्वल टू 46 और 43 विच एवर इज लोअर, यानी कि 43। इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, इफ डिवीजन बी गिव्स मोर देन 43
टोटल कॉस्ट डिवीजन की हो जाएगी मोर देन 63 विच इज मोर देन एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अभी इसके अंदर थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि डिवीजन बी अगर एक्सटर्नल मार्केट में से परचेस करेगा तो उसकी टोटल कॉस्ट होगी 46। वापस से बोल रहा हूँ, डिवीजन बी अगर बाहर से परचेस करेगा तो उसकी कॉस्ट होगी कितनी, 46। मैं आपको एक और डेटा देता हूं कि डिवीजन बी अगर डिवीजन ए के पास से परचेस करेगा तो डिवीजन बी को एडिशनल 4 रुपए का खर्चा करना होगा वो प्रोडक्ट के ऊपर। तो कहने से उस केस में डिवीजन बी कभी भी 42 से ज्यादा का पेमेंट तो नहीं करेगा डिवीजन ए को। क्यों? क्योंकि अगर 42 से ज्यादा का पेमेंट किया, एडिशनल 4 रुपए का कॉस्ट लगाया तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, मोर देन 46। एंड अगर मोर देन 46 को मेरी कॉस्ट है तो डिवीजन बी यही प्रीफर करेगा कि मैं बाहर से परचेस कर लेता हूं। तो इन शॉर्ट अगर डिवीजन बी बाहर से परचेस कर सकता है 46 में एंड एडिशनली डिवीजन बी को 4 रुपए का मॉडिफिकेशन कॉस्ट इनकर करना होगा अगर डिवीजन बी डिवीजन ए के पास से परचेस करेगा तो इस केस में डिवीजन बी कभी भी 42 से ज्यादा का पेमेंट नहीं करेगा डिवीजन ए को। वापस से बोल रहा हूं, अगर 42 से ज्यादा का पेमेंट किया तो ये मॉडिफिकेशन की कॉस्ट के बाद डिवीजन बी की टोटल कॉस्ट हो जाएगी मोर देन 46 एंड उस केस में एक्सटर्नल परचेस प्राइस से मेरी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। तो डिवीजन बी यही सोचेगा कि इससे अच्छा तो मैं बाहर से परचेस कर लेता हूं। सेम चीज यहाँ पे लिखी है, सपोज इफ डिवीजन बी हैज टू इनकर मॉडिफिकेशन कॉस्ट ऑफ 4 रुपीज इफ परचेस फ्रॉम डिवीजन ए, मैक्सिमम दैट कैन बी पेड विल बी इज इक्वल टू 42 और 43 विच एवर इज लोअर, यानी कि 43 का डेटा तो सेम टू सेम है, हमें यहाँ पे सिर्फ यही देखना है कि 42 और 43 विच एवर इज लोअर यानी कि 42। इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, इफ ही गिव्स मोर देन 42 टोटल ट्रांसफर प्राइस आफ्टर एडिंग मॉडिफिकेशन कॉस्ट विल बी मोर देन 46 विच इज मोर देन एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस। तो उस केस में डिवीजन बी यही प्रीफर करेगा, तो मैं बाहर से परचेस कर लेता हूँ। तो हमने इन शॉर्ट अभी तक क्या देखा, मैक्सिमम दैट कैन बी पेड बाय परचेसिंग डिवीजन। परचेसिंग डिवीजन कौन सी अमाउंट से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर सकता, तो हमने ये देखा कि बाहर की जो परचेस प्राइस है उससे ज्यादा का पेमेंट नहीं कर सकता, या तो नेट मार्जिनल रेवेन्यू विच एवर इज लोअर उससे ज्यादा का पेमेंट नहीं कर सकता। अगर इससे ज्यादा का पेमेंट किया तो इसका मतलब क्या होगा कि वो लॉस मेकिंग हो जाएगा। एंड इससे ज्यादा का पेमेंट अगर किया तो इससे अच्छा तो डिवीजन भी यही सोचेगा कि मैं बाहर से परचेस कर लेता हूं, तो एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस से ज्यादा का पेमेंट नहीं करेगा एंड लॉस मेकिंग हो जाए ऐसा भी काम कभी भी नहीं करेगा। तो हमने ये देख लिया मैक्सिमम दैट कैन बी पेड बाय परचेसिंग डिवीजन क्या होगा। अभी हम देखते हैं मिनिमम ट्रांसफर प्राइस दैट सप्लाइंग डिवीजन कैन एक्सेप्ट। मैं सप्लाइंग डिवीजन हूं, आप परचेजिंग डिवीजन है, मैं मिनिमम कितनी प्राइस चार्ज करूंगा ही। हमने ये तो देख लिया कि आप मैक्सिमम कितना पेमेंट करेंगे। अभी मुझे ये देखना है कि इससे कम तो मैं एक्सेप्ट कोई भी हालत में नहीं कर सकता। ये कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, पर हो सके उतना सिंप्लीफाई करने की ट्राई करेंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि मैं सप्लाइंग डिवीजन, आप परचेसिंग डिवीजन, ये प्रोडक्ट की आपको रिक्वायरमेंट है और ये प्रोडक्ट का मैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ डेटा देता हूँ कि ये प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए मुझे पर पेन 28 रुपीज़ का एक एक्सपेंस इनकर करना होगा। आपको मुझे बताना है इस पेन की मिनिमम प्राइस क्या रखूंगा। कहने से मैं 28 तो मिनिमम रखूंगा ही, उससे ऊपर मैं जितना भी ले सकता हूँ लूंगा, पर 28 से कम तो नहीं लूंगा। उस केस में मेरी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगी, 28। एक और डेटा देता हूँ, मेरी कंपनी के अंदर टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1 लाख पेन। मैं किसी भी हालत में 1 लाख पेन से ज़्यादा पेन का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। एंड एग्जिस्टिंग मैं 1 लाख पेन का ही प्रोडक्शन कर रहा हूँ और प्रोडक्शन करके एक्सटर्नल मार्केट में सेल कर रहा हूँ और मुझे पर पेन 10 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो जब भी आप मेरे पास से पेन मांगने आएंगे, आपको मुझे एक चीज़ बतानी है कि मिनिमम मैं आपके पास से कितने पैसे चार्ज करूंगा। तो कहने से सबसे पहली चीज़ 28 रुपीज़ मुझे पेन बनाने के लिए खर्चा लग रहा है, तो वो तो मैं आपके पास से चार्ज करूंगा ही। जितनी पेन आप मेरे पास मांगेंगे उतनी पेन मैं प्रोड्यूस करके दूंगा एंड पर पेन मुझे 28 रुपीज़ का एक्सपेंस इनकर करना होगा, तो वो तो मैं आपके पास से रिकवर करूंगा। एडिशनली मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई तुझे जितनी पेन की रिक्वायरमेंट है वो मैं तुझे सप्लाई कर दूंगा, पर अगर मैंने तुझे पेन सप्लाई की तो मैं एक्सटर्नल मार्केट में सेल नहीं कर सकूंगा। एग्जिस्टिंग में एक्सटर्नल मार्केट में सेल करता हूं और पर पेन मुझे 10 रुपये का बेनिफिट मिलता है। वापस से बोल रहा हूं, एग्जिस्टिंग में 1 लाख पेन का सेलिंग एक्सटर्नल मार्केट में करता हूं एंड पर पेन मुझे 10 रुपये का बेनिफिट मिलता है। तुझे चाहिए तो मैं तुझे पेन सप्लाई कर सकता हूं, पर अगर मैंने तुझे पेन सप्लाई की तो एक्सटर्नल मार्केट में से जो भी मैं पैसा कमाता हूं वो मैं नहीं कमा सकता। तो उस केस में जितने पैसे मैं एक्सटर्नल मार्केट में नहीं कमा सकता उतने पैसे अगर तू मुझे देता है तो उस केस में मैं तुझे पेन सप्लाई कर दूंगा। तो कहने से मैं 28 रुपीज़ तो रिकवर करूंगा ही, पर एडिशनली जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस हुआ, जो मैं बाहर से कमा सकता था पर नहीं कमा सकता अगर मैं आपको सप्लाई करता हूँ, तो वो भी मैं आपके पास से रिकवर करूंगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब 28 + 10 यानी कि 38 रुपीज़ अगर आप इस पेन के मुझे देते हैं तो मैं आपको पेन सप्लाई कर दूंगा। किसी भी हालत में 38 से कम तो मैं प्राइस एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने 38 से कम चार्ज किया तो मैं नुकसानी में चला जाऊंगा। कैसे? एक पेन को बनाने के लिए मुझे कंपलसरी 28 का खर्चा तो करना ही होगा।
एंड एडिशनली मैं अगर आपको पेन सप्लाई करता हूँ तो मैं 10 रुपये कमा सकता था, वो भी नहीं कमा सकता। तो यानी कि मुझे ओवरऑल 38 रुपीज़ का नुकसान है। मैं आपके पास से 38 से कम किसी भी हालत में नहीं ले सकता। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है, देखते हैं। एडिशनल आउटले कॉस्ट पर यूनिट प्लस अपॉर्चुनिटी लॉस ड्यू टू इंटरनल ट्रांसफर। यहाँ पे कुछ डेटा मेरे पास अवेलेबल है डिवीजन ए एंड डिवीजन बी का, उसी एग्जाम्पल में कंटिन्यू करेंगे। कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट की और एक्सटर्नल डिमांड मेरी कितनी है 1 लाख यूनिट की। जितने यूनिट क्योंकि अगर मैंने 38 रुपीज़ से आपके पास, क्योंकि मैंने 38 से कम चार्ज किया आपके पास से, तो उस केस में मैं नुकसानी में जाऊंगा। कैसे कि एक पेन को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कंपलसरी 28 रुपीज़ का खर्चा तो करना ही होगा। एंड अगर मैंने आपको पेन सप्लाई की तो मैं एक्सटर्नल मार्केट में 10 रुपये कमा सकता था, वो नहीं कमा सकता, यानी कि उस केस में मैं नुकसानी में जाऊंगा। तो पर पेन में मिनिमम 38 रुपीज़ तो आपके पास से चार्ज करूंगा। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है, वही एग्जाम्पल में देखते हैं। डिवीजन ए की टोटल कैपेसिटी कितनी है 1 लाख यूनिट एंड एक्सटर्नल डिमांड कितनी है 1 लाख यूनिट। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ डिवीजन ए इज 30 रुपीज़। डिवीजन ए अगर एक पेन का प्रोडक्शन करेगा तो डिवीजन ए को 30 रुपये का खर्चा करना होगा, वो भी वेरिएबल कॉस्ट। एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस डिवीजन ए की कितनी है 40 रुपये, तो उस केस में डिवीजन ए का कंट्रीब्यूशन क्या हुआ 10 रुपये। जितनी पेन डिवीजन ए एक्सटर्नल मार्केट में सेल करेगा पर पेन डिवीजन ए को 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अभी ये पॉइंट हमने छोड़ दिया था, वो देखते हैं। इफ डिवीजन ए ट्रांसफर्स मटीरियल टू डिवीजन बी इट कैन सेव वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ 2 रुपीज़, यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी हुई 28। डिवीजन ए अगर डिवीजन बी को ट्रांसफर करता है तो 2 रुपये की सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सेव कर सकता है, यानी कि 30 रुपये की कॉस्ट है, उसमें से 2 रुपये की कॉस्ट सेव कर सकता है, यानी कि डिवीजन ए की टोटल कॉस्ट कितनी हुई 28। डिवीजन ए अगर डिवीजन बी को सप्लाई करता है तो पर पेन डिवीजन ए को कितना इनकर करना होगा 28। तो डिवीजन ए सिंपल चीज़ क्या बोलेगा डिवीजन बी को, भाई एक चीज़ देख, मैं तुझे अगर सप्लाई करता हूं तो मुझे पर पेन 28 रुपीज़ का खर्चा इनकर करना होगा। एंड एडिशनली मैं अगर तुझे सप्लाई करता हूं तो उस केस में मैं एक्सटर्नल मार्केट में सेल नहीं कर पाऊंगा। मैं एक्सटर्नल मार्केट में अगर सेल करता हूं तो पर पेन मुझे 10 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। अगर मैं तुझे सप्लाई करता हूं तो ये 10 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन मैं नहीं ले पाऊंगा, तो उस केस में मिनिमम ट्रांसफर प्राइस अगर 28 + 10 यानी कि 38 देने के लिए अगर तू मुझे रेडी है तो मैं तुझे पेन सप्लाई करूंगा। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है, एडिशनल आउटले कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 28 एंड अपॉर्चुनिटी लॉस ड्यू टू इंटरनल ट्रांसफर इज इक्वल टू 30,000 पेन का मुझे अपॉर्चुनिटी लॉस होगा। पर पेन मेरी प्राइस क्या है 10 रुपये, यानी कि टोटल 3 लाख रुपये मुझे रिकवर करने हैं। 30,000 पेन में एक्सटर्नल मार्केट में सेल नहीं कर पाऊंगा, पर पेन मुझे 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, यानी कि 3 लाख रुपये का कंट्रीब्यूशन मुझे लूज करना होगा। अगर मैं तुझे 30,000 पेन सप्लाई करता हूं तो मुझे 3 लाख रुपये तेरे पास से रिकवर करने होंगे। 30,000 पेन में से मुझे उतने पैसे तेरे पास से रिकवर करने होंगे, यानी कि 38 रुपीज़ विल बी माई मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। व्हाट इफ एक्सटर्नल डिमांड ऑफ ए 60,000 यूनिट्स, अगर डिवीजन ए की एक्सटर्नल डिमांड है 60,000 यूनिट्स, तो उस केस में डिवीजन ए डिवीजन बी को क्या बोलेगा, कोई बात नहीं भाई, तेरी 30,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, वो मैं सेटिस्फाई कर दूंगा। एंड खुशी की बात यह है कि अगर मैं तुझे 30,000 यूनिट सप्लाई करूंगा तो मुझे एक्सटर्नल मार्केट में एक भी यूनिट का कंट्रीब्यूशन लूज नहीं करना होगा, क्योंकि मेरी कैपेसिटी है 1 लाख पेन की, 60,000 पेन की ही रिक्वायरमेंट एक्सटर्नल मार्केट में है। तो उस केस में खुशी खुशी मैं तुझे 30,000 यूनिट्स ऐसा ही दे सकता हूँ, यानी कि जितनी पेन की प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो तू मुझे दे देना। पेन की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, कहना है 28 रुपीज़ पर यूनिट। तो अगर डिवीजन ए की एक्सटर्नल मार्केट में डिमांड है 60,000 यूनिट्स, यानी कि स्पेयर कैपेसिटी है 40,000 यूनिट्स, उस केस में डिवीजन बी अगर कहता है कि मुझे 30,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगी, जो भी वेरिएबल कॉस्ट है वो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर 60,000 यूनिट्स की स्पेयर 60,000 यूनिट्स की मार्केट है एंड 40,000 यूनिट्स की स्पेयर कैपेसिटी है, तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस होगी 28, यहाँ पे 28 आएगा और फाइनल ट्रांसफर प्राइस होगी 28। डिवीजन ए इज नॉट लूजिंग एनी कंट्रीब्यूशन बिकॉज ही हैज स्पेयर कैपेसिटी ऑफ 40,000 यूनिट्स। इसके अंदर एक और मॉडिफिकेशन करते हैं। व्हाट इफ एक्सटर्नल डिमांड ऑफ ए इज 85,000 यूनिट्स, डिवीजन ए की टोटल कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट की, उसमें से 85,000 की एक्सटर्नल डिमांड है, इसका मतलब 15,000 यूनिट्स की स्पेयर कैपेसिटी है। तो जब भी डिवीजन बी को 30,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो डिवीजन ए 15,000 यूनिट्स स्पेयर कैपेसिटी में से देगा एंड बाकी के जो 15,000 यूनिट्स हैं उसका कंट्रीब्यूशन लूज करना होगा। तो सिंपल डिवीजन ए डिवीजन बी को ये बोलेगा कि अगर तुझे 15,000 यूनिट्स टोटल 30,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है तो 30,000 में से 15,000 यूनिट्स तो मैं तुझे ऐसे ही दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी पड़ी है। उसके ऊपर 28 के हिसाब से मुझे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इनकर करना होगा, वो तू मुझे दे देना।
पर एडिशनल जो बाकी के 15,000 यूनिट्स हैं अगर तुझे वो चाहिए तो उस केस में मुझे एक्सटर्नल मार्केट में कंट्रीब्यूशन लूज करना होगा। जितना भी मैं कंट्रीब्यूशन लूज करता हूँ उसके पैसे तू अगर मुझे दे देता है तो ये 15,000 यूनिट्स भी मैं तुझे दे सकता हूँ। तो उस केस में मेरी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगी, यहाँ पे भी 28 आएगा। जितने भी यूनिट्स तुझे चाहिए, डिवीजन बी को 30,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, तो 30,000 प्रोड्यूस करने के लिए कहने से 28 के हिसाब से मुझे खर्चा तो लगेगा ही, और एडिशनली 15,000 का जो मुझे मार्केट लूज करना होगा उसके ऊपर मैं 10 रुपये के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कमा सकता था। यानी कि 15,000 इंटू 10 15 lakhs का कंट्रीब्यूशन कमा सकता था। वो कंट्रीब्यूशन भी मुझे रिकवर करना है, कितने यूनिट में से रिकवर करना है कहने से 30,000, तो मुझे 5 रुपये के हिसाब से कंट्रीब्यूशन एंड 28 इज माई वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि 33 विल बी माई ट्रांसफर प्राइस, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। तो इन शॉर्ट मिनिमम ट्रांसफर प्राइस का मुझे अगर फॉर्मूला डेवलप करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ध्यान से देखना। एडिशनल आउटले कॉस्ट पर यूनिट, यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी खर्चा करना होगा एटलीस्ट वो तो मैं रिकवर करूंगा ही। इस केस में हमारी एडिशनल आउटले कॉस्ट पर यूनिट क्या थी, कहने से 28 रुपीज़। एंड अपॉर्चुनिटी लॉस्ट ड्यू टू इंटरनल ट्रांसफर, अगर मैं इंटरनल ट्रांसफर करता हूं तो मेरा टोटल अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ वो भी मैं तेरे पास से रिकवर करूंगा। अपॉर्चुनिटी लॉस का कैलकुलेशन कैसे होगा, एकदम ध्यान से देखना। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ड्यू टू इंटरनल ट्रांसफर एंड नॉट सेलिंग इन द एक्सटर्नल मार्केट, एक्सटर्नल मार्केट में नहीं सेल करेंगे, सिर्फ इंटरनल ट्रांसफर करेंगे, उसकी वजह से एक्सटर्नल मार्केट का जितना भी कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ वो मेरा क्या है, अपॉर्चुनिटी लॉस। वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस कैलकुलेट करना है। इस एग्जांपल में हमने कैलकुलेट किया 15,000 यूनिट का कंट्रीब्यूशन लॉस होगा इंटू 10, यानी कि 1,50,000 का कंट्रीब्यूशन लॉस होगा। एंड यूनिट्स ऑफ इंटरनल ट्रांसफर, टोटल 30,000 यूनिट्स में इंटरनल ट्रांसफर करूंगा, तो उस हिसाब से मैं मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि सप्लाइंग डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम कितनी ट्रांसफर प्राइस चार्ज करेंगे ही करेंगे, एंड परचेजिंग डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम इससे ज़्यादा कभी भी ट्रांसफर प्राइस पे नहीं करेंगे। इसके अंदर हमने जो अपॉर्चुनिटी लॉस कैलकुलेट किया इसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं था। अभी हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा, इसके अंदर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी लॉस के कॉन्सेप्ट को लिमिटिंग फैक्टर के कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज करेंगे। लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरा डिसीजन मेकिंग का वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया था। इसके अंदर लिमिटिंग फैक्टर के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। अगेन आपको कॉन्सेप्चुअली डिटेल में समझना है तो आप मेरा डिसीजन मेकिंग का वीडियो देख सकते हैं, उसमें टाइम स्टैम्प भी मैंने दिए हैं। लिमिटिंग फैक्टर हमें कहना क्या चाहते हैं, मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। मान लेते हैं कि मेरे पास दो ऑप्शन है, मुझे प्रोडक्ट ए बनाना चाहिए या तो प्रोडक्ट बी बनाना चाहिए। मैं आपको कुछ डेटा देता हूं कि मैं अगर प्रोडक्ट ए बनाता हूं तो मुझे 20 रुपये का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, एंड प्रोडक्ट बी बनाता हूं तो मुझे 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे कि आपको प्रोडक्ट ए का प्रोडक्शन करना चाहिए क्योंकि उसमें कंट्रीब्यूशन 20 रुपये का मिलेगा, एंड प्रोडक्ट बी में कंट्रीब्यूशन 10 रुपये का मिलेगा। मैं आपको एक और डेटा देता हूं कि मेरे पास प्रोडक्शन करने के लिए सिर्फ 1 आवर अवेलेबल है, और ये 1 घंटे में मैं प्रोडक्ट ए के 2 यूनिट बना सकता हूँ, एंड प्रोडक्ट बी के मैं टोटल 8 यूनिट बना सकता हूँ। तो उस केस में प्रोडक्ट ए का मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 40 रुपीज़, एंड प्रोडक्ट बी का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 80 रुपीज़। तो इन शॉर्ट ये क्या है, मेरा लिमिटिंग फैक्टर है। मेरे पास टाइम ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, टाइम मेरा लिमिटिंग फैक्टर है। तो इस केस में हमने कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिसीजन नहीं लिया। वापस से बोल रहा हूँ, जब भी मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर अवेलेबल है तो उस समय मैं कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिसीजन नहीं लूंगा, बल्कि कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, यानी कि कंट्रीब्यूशन पर आर के बेसिस पे मैंने डिसीजन लिया। तो लिमिटिंग फैक्टर हमें एक ही चीज़ सिखाएगा कि जब भी आपके पास लिमिटिंग फैक्टर का एग्जिस्टेंस है तो आपको कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर के बेसिस पे डिसीजन लेना है। तो इन शॉर्ट अभी तक हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, कंट्रीब्यूशन लॉस क्या होगा। अभी ये कंट्रीब्यूशन लॉस को लिमिटिंग फैक्टर के कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया है, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन लॉस व्हेन लिमिटिंग फैक्टर इज गिवन। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, डिवीजन ए सेल्स 3 प्रोडक्ट, डेटा इज एज अंडर डिवीजन ए 3 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेगा, एक्स वाई एंड जेड। प्रोडक्ट एक्स की एक्सटर्नल डिमांड दी है, वाई की दी है एंड जेड की दी है, सेलिंग प्राइस दिया है एंड वेरिएबल कॉस्ट दिया है, एंड कंट्रीब्यूशन दिया है तीनों प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट एक्स का कंट्रीब्यूशन इज 63, प्रोडक्ट वाई का 68 एंड प्रोडक्ट जेड का 52। तो यहाँ पे हमने कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिसीजन लिया होता। मैं आपको पूछता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट एक्स बनाना चाहिए, प्रोडक्ट वाई बनाना चाहिए या प्रोडक्ट जेड बनाना चाहिए। आप कहेंगे तीनों प्रोडक्ट बनाना चाहिए क्योंकि तीनों प्रोडक्ट में से तो आपको कंट्रीब्यूशन मिल ही रहा है। एक और डेटा देता हूँ, लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट। प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए मुझे 6 घंटे लगेंगे,
प्रोडक्ट वाई को बनाने के लिए मुझे 8 घंटे लगेंगे एंड प्रोडक्ट जेड को बनाने के लिए मुझे 4 घंटे लगेंगे एंड टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल इज इक्वल टू 8000। ये तीनों प्रोडक्ट मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ, पर मेरे पास लेबर आवर्स अवेलेबल नहीं है, यानी कि इस केस में क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है, जो यहाँ पे हमारा लिमिटिंग फैक्टर था। तो जब भी लिमिटिंग फैक्टर का एग्जिस्टेंस है तो हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेंगे, बल्कि कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर के बेसिस पे डिसीजन लेंगे। तो मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट करता हूँ। हमारा लिमिटिंग फैक्टर है लेबर आवर्स, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड। मैंने कंट्रीब्यूशन यहाँ पे प्लॉट किया है तीनों प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए 6 घंटे लगेंगे, यानी कि पर आर मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, प्रोडक्ट एक्स का टोटल कंट्रीब्यूशन है 63 एंड 6 घंटे लगेंगे, यानी कि पर आर प्रोडक्ट जेड एक्स का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, कहने से 63 डिवाइड बाई 6 यानी कि 10.50। सिमिलर मैनर में मैंने प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट जेड का कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट किया। तो अभी मुझे ये पता चला कि मुझे कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, इस केस में हमारा लिमिटिंग फैक्टर है लेबर आर, तो हमें कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर के बेसिस पे डिसीजन लेना है। तो उस हिसाब से मैंने कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर कैलकुलेट किया एंड मुझे पता चला सबसे पहले मुझे प्रोडक्ट जेड का प्रोडक्शन करना है, उसके बाद मुझे प्रोडक्ट एक्स का प्रोडक्शन करना है एंड अल्टीमेटली मुझे प्रोडक्ट जेड का प्रोडक्शन करना है। तो अभी के लिए मैं कितना प्रोडक्शन करूंगा, मेरे पास टोटल 8000 आवर्स अवेलेबल है। तो कहने से सबसे पहले मैं जेड का प्रोडक्शन करूंगा। जेड की एक्सटर्नल डिमांड मार्केट में 300 यूनिट, तो सबसे पहले मैं 300 यूनिट का प्रोडक्शन करूंगा। जेड के 300 यूनिट का मैंने प्रोडक्शन किया, उसके अंदर मेरे आवर्स कितने यूज हुए, जेड को बनाने के लिए 4 घंटे लगेंगे, तो 300 यूनिट बनाने के लिए 300 इंटू 4 यानी कि 1200 आवर्स, 8000 आवर्स अवेलेबल थे, उसमें से मैंने 1200 आवर्स यूज कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट, हम एक्स का प्रोडक्शन करेंगे। एक्स की मार्केट में एक्सटर्नल डिमांड इज 800 यूनिट्स, तो 800 यूनिट्स का प्रोडक्शन करूंगा। पर यूनिट एक्स को बनाने के लिए मुझे 6 घंटे लगेंगे, यानी कि 800 यूनिट बनाने के लिए 800 इंटू 6 यानी कि 4800 यूनिट्स लगेंगे, 4800 आवर्स लगेंगे। तो इन शॉर्ट टोटल मेरी आवर्स कितनी हुई यूज हुई, 4800 प्लस 1200 यानी कि 6000 आवर्स मेरी यूज हुई। टोटल मेरे पास 8000 आवर्स अवेलेबल हैं, उसमें से 6000 आवर्स मेरी यूज हुई, बाकी के जितने भी 2000 आवर्स हैं उसमें से मैं प्रोडक्ट वाई का प्रोडक्शन करूंगा, क्योंकि उसका रैंकिंग 3 है। वापस से बोल रहा हूँ, मैंने कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिसीजन नहीं लिया, मैंने कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर के बेसिस पे डिसीजन लिया। सबसे पहले मैंने डिसाइड किया प्रोडक्ट जेड बनाऊंगा, उसके बाद प्रोडक्ट एक्स बनाऊंगा, उसके बाद प्रोडक्ट वाई बनाऊंगा। जेड एंड एक्स के जैसे ही मैंने यूनिट्स बनाए, मेरे टोटल 6000 आवर्स यूज हुए, अल्टीमेटली बचा प्रोडक्ट वाई। प्रोडक्ट वाई बनाने के लिए मेरे पास 2000 आवर्स अवेलेबल हैं एंड ये 2000 आवर्स में से मैं 250 यूनिट्स बना सकता हूं। तो इन शॉर्ट ये 8000 आवर्स का मुझे अगर मैक्सिमम पॉसिबल मैनर में बेनिफिट लेना हो तो मुझे प्रोडक्ट जेड के 300 यूनिट बनाने चाहिए, प्रोडक्ट एक्स के 800 यूनिट्स बनाने चाहिए एंड प्रोडक्ट वाई के 250 यूनिट्स बनाने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट अगेन यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया। लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट डिटेल में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो आप डिसीजन मेकिंग का वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ कैलकुलेट किया, अभी तक हमने ये कॉन्सेप्ट कहीं पे मर्ज नहीं किया। ध्यान से देखना, अभी तक तो हमने क्या किया कि लिमिटिंग फैक्टर को कंसीडर किया एंड हमने ये देखा कि लिमिटिंग फैक्टर को ध्यान में रखेंगे तो कितने यूनिट्स का कितना प्रोडक्शन करना चाहिए। अभी हम मर्ज करते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस ड्यू टू इंटरनल ट्रांसफर, लिमिटिंग फैक्टर के साथ कैसे मर्ज करेंगे। अभी तक तो हमने ये देखा कि एग्जिस्टिंग जेड के इतने, एक्स के इतने एंड वाई के इतने यूनिट्स बनाएंगे। अभी हमें क्वेश्चन में दिया है डिवीजन ए हैज टू ट्रांसफर 300 यूनिट्स ऑफ वाई टू डिवीजन बी। डिवीजन बी को प्रोडक्ट वाई के 300 यूनिट चाहिए, ये प्रोडक्ट वाई के 300 यूनिट चाहिए। एग्जिस्टिंग हमारा प्रोडक्ट वाई का कितना प्रोडक्शन है, कहना है 250 यूनिट्स। डिवीजन बी हमें बोल रहा है कि मुझे 300 यूनिट्स वाई के चाहिए। मेरा एक सिंपल सवाल आपसे है, डिवीजन बी को मुझे 300 यूनिट्स वाई के सप्लाई तो करना ही है। मेरा सवाल है कि मुझे कौन से प्रोडक्ट का सेलिंग एक्सटर्नल मार्केट में बंद कर देना चाहिए, प्रोडक्ट जेड का करूं, प्रोडक्ट एक्स का करूं या तो प्रोडक्ट वाई का करूं। आपको मुझे ये बताना है मुझे कौन से प्रोडक्ट का एक्सटर्नल मार्केट में सेलिंग बंद कर देना चाहिए। तो कहने से एक सिंपल चीज़, जहाँ पे नुकसान कम होगा वो मुझे बंद कर देना चाहिए, यानी कि जहाँ पे मुझे ज़्यादा फायदा मिल रहा है उसको मैं बंद नहीं कर सकता, जहाँ पे कम फायदा मिल रहा है उसको मैं बंद करने की सोचूंगा। यानी कि सबसे कम फायदा मुझे मिलेगा प्रोडक्ट जेड वाई में, तो सबसे पहले मैं सोचूंगा प्रोडक्ट वाई का एक्सटर्नल मार्केट में सेलिंग बंद करो। एंड अगर प्रोडक्ट वाई का एक्सटर्नल मार्केट में सेलिंग बंद करने से काम हो जाएगा कोई बात नहीं, अगर प्रोडक्ट वाई का एक्सटर्नल मार्केट में सेलिंग बंद करने से काम नहीं होगा तो एडिशनली मुझे प्रोडक्ट एक्स का भी एक्सटर्नल मार्केट में सेलिंग रोकना होगा। कैसे करेंगे, डिवीजन बी को कहने से 300 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले मैं ये सोचूंगा प्रोडक्ट वाई जो 250 यूनिट्स में एक्सटर्नल मार्केट में सेल करता हूँ, अभी के लिए मुझे ये नहीं करना, 250 यूनिट्स में डिवीजन बी को दे देता हूँ। तो कहने से मुझे डिवीजन बी को 300 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, उसमें से मैंने 250 यूनिट्स तो डिवीजन बी को दे दिए, एडिशनल 50 यूनिट्स भी मुझे देने होंगे। पर एडिशनल 50 यूनिट्स अगर मुझे देने होंगे तो कहने से मुझे प्रोडक्ट एक्स का एक्सटर्नल मार्केट में सेलिंग बंद करना होगा। ध्यान से देखना, इस केस में तो क्या था, हमारा एक ही प्रोडक्ट था,
इस एग्जांपल में हमारा एक ही प्रोडक्ट था, तो हमने ये सोचा कि डिवीजन बी को जितने भी यूनिट्स देने होंगे उतने यूनिट्स हम एक्सटर्नल मार्केट में सेल नहीं करेंगे। अगर स्पेयर कैपेसिटी है कोई बात नहीं, वो स्पेयर कैपेसिटी का यूज करके डिवीजन बी को दे देंगे। अगर स्पेयर कैपेसिटी नहीं है तो एक्सटर्नल मार्केट में उसका सेलिंग रोक के डिवीजन बी को ट्रांसफर कर देंगे। पर यहाँ पे तो क्या था, एक से ज्यादा प्रोडक्ट थे, तो हमें ये सोचना होगा कि कौन से प्रोडक्ट का एक्सटर्नल मार्केट में सेलिंग रोकना है। सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, जो प्रोडक्ट हमें कम फायदा देगा उसका एक्सटर्नल मार्केट में सेलिंग रोकना है। और हमने ये कैलकुलेट कैसे किया कि कौन सा प्रोडक्ट कम फायदा देगा, तो हमने इस तरह से डिसाइड किया कि जिसका कम से कम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर है, जिसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर है उसको कभी भी बंद नहीं कर सकते। इस केस में प्रोडक्ट वाई का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर था, उसके बाद प्रोडक्ट एक्स का था एंड अल्टीमेटली प्रोडक्ट जेड का था। तो हमने ये सोचा कि प्रोडक्ट जेड को सबसे पहले बंद करो, अगर जरूरत हुई तो प्रोडक्ट एक्स को करेंगे एंड उसके बाद जरूरत हुई तो प्रोडक्ट वाई को करेंगे। कंक्लूजन हमारा ये निकला कि प्रोडक्ट वाई के टोटल एक्सटर्नल मार्केट में यूनिट्स कितने हैं, 250। डिवीजन बी को रिक्वायरमेंट है 300। प्रोडक्ट वाई के एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल मार्केट में है 250 यूनिट्स, तो ये 300 में से एक्सटर्नल मार्केट में प्रोडक्ट वाई का सेलिंग रोक दूंगा, तो उसमें से डिवीजन बी को 250 यूनिट्स मिल जाएंगे। तो 300 में से 250 यूनिट्स में कैसे दूंगा, प्रोडक्ट वाई का एक्सटर्नल मार्केट में सेलिंग रोक के, एंड बाकी के 50 यूनिट्स कैसे दूंगा, प्रोडक्ट एक्स का एक्सटर्नल मार्केट में सेलिंग रोक के। आज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 300 यूनिट्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2400। वाई के 300 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, कहने से 300 इंटू आर 8 यानी कि 2400 यूनिट्स। कंपनी विल फर्स्ट एलिमिनेट एक्सटर्नल सेल्स ऑफ प्रोडक्ट वाई। आर्स फ्री कितने होंगे, 250 इंटू 2000, 250 इंटू 8 यानी कि 2000। टोटल 2400 आर्स की रिक्वायरमेंट है। ध्यान से देखना, मेरा लिमिटिंग फैक्टर इज लेबर आर्स। टोटल मुझे डिवीजन बी को अगर 300 यूनिट सप्लाई करना है तो मुझे 2400 आवर्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे ही मैं प्रोडक्ट वाई का एक्सटर्नल मार्केट में सेलिंग रोक दूंगा, यानी कि ये 250 यूनिट्स का एक्सटर्नल मार्केट में सेलिंग रोक दूंगा, तो मुझे 2000 घंटे मिल जाएंगे। 2000 कहाँ से निकाला, 250 इंटू 8। अभी सवाल आता है कि मुझे और 400 घंटे की रिक्वायरमेंट है बाकी के 50 यूनिट्स बनाने के लिए, तो वो मैं कहाँ से निकालूंगा, जाहिर सी बात है प्रोडक्ट एक्स का सेलिंग रोक दूंगा। फॉर रिमेनिंग 400 आवर्स कंपनी विल लूज सेल्स ऑफ प्रोडक्ट वाई बाई 60.67 यूनिट्स। 400 आवर्स की रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए 6 घंटे लगेंगे, तो यानी कि कितने यूनिट्स वो कैलकुलेट करना होता है, कहना है 400 आवर्स डिवाइड बाई 6, तो मुझे मिला 66.67, यानी कि प्रोडक्ट एक्स के इतने यूनिट का मैं एक्सटर्नल मार्केट में सेलिंग रोक दूंगा तो मुझे 400 घंटे मिलेंगे। एंड जैसे ही मुझे 400 घंटे मिलेंगे उसमें से मैं बाकी के 50 यूनिट्स का भी प्रोडक्शन कर दूंगा। तो इन शॉर्ट बॉटम लाइन ये है कि अगर 300 यूनिट्स मुझे डिवीजन बी को सप्लाई करने होंगे तो मुझे 2400 आवर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये 2400 आवर्स में से मैंने 2000 आवर्स निकाली प्रोडक्ट वाई में से, कैसे कैलकुलेट किया वो भी हमने डिस्कस कर लिया। एंड बाकी की 400 आवर्स मैंने कहाँ से निकाली, प्रोडक्ट एक्स में से, वो भी कैसे होगा वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इन शॉर्ट अगर डिवीजन बी को मुझे 300 यूनिट सप्लाई करने हैं तो 250 यूनिट्स का प्रोडक्ट वाई का एक्सटर्नल मार्केट में सेलिंग रोकना होगा, यानी कि 250 यूनिट्स के ऊपर मुझे कंट्रीब्यूशन लॉस होगा। एंड एडिशनली प्रोडक्ट एक्स का 66.67 यूनिट का मुझे एक्सटर्नल मार्केट में कंट्रीब्यूशन लॉस होगा। वापस से कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करते हैं। सप्लाइंग डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितनी होनी चाहिए, कहने से उसकी जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है वो तो ट्रांसफर प्राइस होगी ही, एडिशनली जितना भी कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ वो भी ट्रांसफर प्राइस में ऐड होगा। तो कहने से यहाँ पे 300 यूनिट्स अगर मैं डिवीजन बी को सप्लाई करता हूँ तो ये 300 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे जितना भी खर्चा हुआ वो मेरी ट्रांसफर प्राइस है। एंड एडिशनली ये 2000 आवर्स मैंने प्रोडक्ट वाई में से निकाली, प्रोडक्ट वाई में 250 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ, तो यानी कि 250 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन लॉस वो भी ट्रांसफर प्राइस में ऐड होगा। एंड प्रोडक्ट एक्स में से मैंने 400 आवर्स निकाली, यानी कि प्रोडक्ट एक्स का 66.67 यूनिट्स का मार्केट में लॉस हुआ, तो वो भी कंट्रीब्यूशन लॉस वो भी मेरी ट्रांसफर प्राइस में ऐड होगा। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 300 यूनिट्स का वेरिएबल कॉस्ट है वो तो ट्रांसफर प्राइस में ऐड होगा ही। कंट्रीब्यूशन लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट वाई का कैलकुलेट करते हैं। 250 यूनिट्स है, पर यूनिट मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है 68, तो 250 इंटू 68 ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। प्रोडक्ट एक्स का मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, कहने से 66.67 यूनिट्स है, तो वो मैंने प्रोडक्ट एक्स का कर लिया, इतने यूनिट्स हैं, पर यूनिट मेरा कंट्रीब्यूशन है 63, तो उस हिसाब से मैंने कंट्रीब्यूशन लॉस कैलकुलेट किया। इसको नंबर ऑफ आवर्स में कैलकुलेट करना हो तो भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट वाई की कितनी आवर्स है, 2000 आवर्स, एंड प्रोडक्ट वाई का कंट्रीब्यूशन पर आवर कितना है, कहने से 8.50। सेम चीज मैंने यहाँ पे की है 2000 आवर्स इंटू 8.50। तो या तो आप कैसा कर सकते हो 250 यूनिट्स इंटू 68, या तो नहीं करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हो 2000 आवर्स इंटू 8.50, अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा 17,000। एंड प्रोडक्ट एक्स के बारे में सोचते हैं, हमने यहाँ पे किया 66.67 इंटू 63, या तो आप इस तरह से भी कर सकते हो 400 आवर्स इंटू 10.50, 400 आवर्स इंटू 10.50, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो इन शॉर्ट पूरा कॉन्सेप्ट वापस से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखा
कि सप्लाइंग डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो जितना उसका एडिशनल आउटले कॉस्ट है वो तो उसकी ट्रांसफर प्राइस है, एंड एडिशनली कोई अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ वो भी उसकी ट्रांसफर प्राइस है। अपॉर्चुनिटी लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमने देखा। सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि डिवीजन बी को इतने यूनिट्स का सप्लाई करना होगा, तो मुझे एक्सटर्नल मार्केट में कितने यूनिट्स का सेलिंग रोकना होगा। जितने यूनिट का मैं एक्सटर्नल मार्केट में सेलिंग रोकूंगा उसके अंदर जितना भी कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ वो मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस है। एक सिंपल एग्जांपल देखा, उसके बाद उसको लिमिटिंग फैक्टर के कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज किया। लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट को मैं समराइज करूं तो सबसे पहले हमने ये देखा कि कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर डिसीजन नहीं लेना, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर के बारे में डिसीजन लेना है। तो सबसे पहले हमने ये कैलकुलेट किया कि छोड़ दो, अभी डिवीजन बी को क्या ट्रांसफर करना है उसके बारे में नहीं सोचना, एग्जिस्टिंग हमारा प्रोडक्शन क्या होना चाहिए। तो एग्जिस्टिंग हमने ये सोचा कि प्रोडक्ट जेड के इतने यूनिट्स, प्रोडक्ट एक्स के इतने यूनिट्स एंड प्रोडक्ट वाई के इतने यूनिट्स, एग्जिस्टिंग हम इतना सेलिंग करेंगे। अभी सोचते हैं कि डिवीजन बी को कितने यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। जितने यूनिट्स की डिवीजन बी को रिक्वायरमेंट है उतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक्सटर्नल मार्केट में कुछ सेलिंग रोकना होगा। उससे हमने डिसाइड किया कि प्रोडक्ट वाई का सबसे पहले सेलिंग रोकेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट एक्स का रोकेंगे, उसके बाद जरूरत हुई तो प्रोडक्ट जेड का रोकेंगे। तो यहाँ पे हमारा लिमिटिंग फैक्टर का भी डिस्कशन खत्म हुआ। यहाँ तक हमने ये डिस्कस किया कि मिनिमम ट्रांसफर प्राइस सप्लाइंग डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी होनी चाहिए एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस परचेसिंग डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी होनी चाहिए। मिनिमम ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर हमने लिमिटिंग फैक्टर का भी कॉन्सेप्ट मर्ज किया था। तो यहाँ तक हमने ये देखा, इस चैप्टर का डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड यूटिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। उसके बाद हमने स्टार्ट किया ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स। ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स के अंदर कुछ बिहेवियरल कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं वो देखें, एंड उसको रिजोल्व कैसे करेंगे वो देखा। ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स के अंदर हमने कॉन्सेप्ट देखा नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, यानी कि मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगी एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगी। ये मिनिमम एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस के बीच में नेगोशिएशन होगा। ये मेथड्स के अंदर हमने दो कॉन्सेप्ट मर्ज किए थे, कॉन्सेप्ट ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस। गोल कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव एंड कंपनी का ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। गोल कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट देखा एंड कैपेसिटी कंस्ट्रेंट यानी कि लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट देखा। इतना सब डिस्कशन होने के बाद एक कॉन्सेप्ट रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। पर वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले दो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे, पहले वो खत्म कर देते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट डिसीजन फॉर कंपनी एज ए होल। अभी तक हमने ये देखा कि जब भी डिवीजन ए डिवीजन बी को ट्रांसफर करेगा तो डिवीजन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदेमंद है एंड डिवीजन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदेमंद है। अभी हम ये सोचेंगे कि कंपनी एज ए होल क्या फायदेमंद है, यानी कि डिवीजन बी को डिवीजन ए के पास से परचेस करना चाहिए या तो एक्सटर्नल मार्केट में परचेस करना चाहिए। ये डिसीजन हम लेंगे कंपनी एज ए होल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि कोई कंपनी के अंदर दो डिवीजन है, डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। डिवीजन ए कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसको वेरिएबल कॉस्ट पर प्रोडक्ट इनकर करनी पड़ रही है, मान लेते हैं 16 रुपीज़। और डिवीजन ए यही प्रोडक्ट का सेलिंग करके 25 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस अर्न कर सकता है। तो यानी कि डिवीजन ए का कंट्रीब्यूशन क्या हुआ पर प्रोडक्ट 9 रुपीज़। कंपनी एज ए होल में ये सोच रहा हूँ कि डिवीजन ए में से मैं प्रोडक्ट का सेलिंग करूंगा तो मुझे पर प्रोडक्ट 9 रुपीज़ का सेलिंग मिलेगा। अभी कंपनी एज ए होल में ये भी सोच रहा हूँ कि डिवीजन ए में से अगर मैं डिवीजन बी में कुछ ट्रांसफर करता हूँ एंड एडिशनल डिवीजन बी में मैं कुछ कॉस्ट इनकर करता हूँ तो मुझे कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो मैंने ये सोचा कि डिवीजन बी में यही प्रोडक्ट में ट्रांसफर करूँगा, उसके बाद मैं डिवीजन में 90 रुपीज़ का खर्चा करता हूँ तो मुझे 130 की सेलिंग प्राइस मिलेगी। तो कंपनी एज ए होल इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना खर्चा हुआ, कहने से 16 रुपीज़ डिवीजन ए में खर्चा किया एंड 90 रुपीज़ डिवीजन बी में खर्चा किया। तो कंपनी एज ए होल टोटल खर्चा कितना हुआ, कहने से 90 प्लस 16 यानी कि 106। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो यानी कि मुझे अब ये देखना है कि मुझे डिवीजन ए में से प्रोडक्ट एज इट इज सेल कर देना चाहिए या तो डिवीजन बी को ट्रांसफर करने चाहिए एंड डिवीजन बी में 90 रुपीज़ का खर्चा करना चाहिए एंड उसके बाद सेल करना चाहिए। तो सिंपल कैलकुलेशन, अगर डिवीजन ए में से मैं सेल कर देता हूँ तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा 9 रुपीज़ एंड अगर डिवीजन बी में से सेल करता हूँ तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कहने से 130 माइनस 106 यानी कि 24। सिंपल चीज़ मैंने की कि डिवीजन ए में से अगर बेचता हूँ तो कंपनी को कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा 9 रुपीज़। अभी मैं ये सोचता हूँ कि डिवीजन ए में से डिवीजन बी को ट्रांसफर करूंगा एंड डिवीजन बी इसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करेगा 90 रुपीज़ का। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल कॉस्ट हुई 90 प्लस 16 यानी कि 106। डिवीजन बी को सेलिंग प्राइस मिलेगी 130 यानी कि डिवीजन बी को कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा 24। तो इस केस में कंपनी के लिए क्या फायदेमंद है, डिवीजन बी को ट्रांसफर करो एंड इस प्रोडक्ट को 20 सेल करके 24 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन कमा सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। डिवीजन ए प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट ए विच इज सोल्ड टू डिवीजन बी एंड ऑल्सो टू द एक्सटर्नल मार्केट। डिवीजन ए एक्सटर्नल मार्केट में भी सेल करेगा, डिवीजन बी को भी सेल करेगा। Presently division A is operating at full capacity and supplying to outside market. Presently division A outside market को सेल करेगा। सेलिंग प्राइस ऑफ डिवीजन इज 25 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 16 यानी कि डिवीजन ए का कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, कहने से 9 रुपीज़।
डिवीजन बी रिक्वायर्स 5000 यूनिट्स ऑफ डिवीजन ए, डिवीजन बी को 5000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है डिवीजन ए की। विल इट बी बेनिफिशियल फॉर कंपनी एज ए होल इफ ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू 18 एंड डिवीजन बी कांट परचेज फ्रॉम आउटसाइड मार्केट। सवाल ये पूछा है कि कंपनी एज ए होल क्या फायदेमंद होगा, डिवीजन ए को डिवीजन बी को ट्रांसफर करना चाहिए या नहीं ट्रांसफर करना चाहिए, ट्रांसफर प्राइस होगी 18। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, कंपनी एज ए होल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते समय हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में ही डिस्कशन किया था कि कंपनी एज ए होल जब भी मुझे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना हो तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा। दो तरीके से कंपनी एज ए होल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज, सेलिंग प्राइस में से दोनों डिवीजन की वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट कर दो, या तो दूसरा रास्ता ये भी है कि डिवीजन ए का कंट्रीब्यूशन एंड डिवीजन बी का कंट्रीब्यूशन एड बैक कर दो। सेम चीज हमने यहाँ पे भी लिखी थी, तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, कंपनी एज ए होल हमें कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फाइनल सेलिंग प्राइस में से दोनों डिवीजन की वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट कर देंगे। 130 में से 16 और 90 दोनों डिडक्ट कर देंगे, यानी कि 130 में से 106 डिडक्ट कर देंगे। सेम चीज़ जो यहाँ पे हमने की थी, 130 में से 106 डिडक्ट कर देंगे। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है, कंपनी एज ए होल हैज़ टू लूज कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट ए टू सेल प्रोडक्ट बी। अगर प्रोडक्ट बी बेचना होगा तो प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन लूज करना होगा। वो कितने रुपए का है, 9 रुपीज़ का। लॉस टू कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट ए इज 9 रुपीज़, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बी, अगर कंट्रीब्यूशन ए का कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट ए अगर मैं लूज करता हूं तो कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट बी में अर्न कर पाऊंगा, यानी कि उसमें से मुझे कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा, 24। तो नेट कंपनी को कितना फायदा हुआ, 15 रुपीज़। सेम चीज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। अगर प्रोडक्ट ए बेचता हूँ तो 9 रुपये मिलेंगे, अगर प्रोडक्ट बी बेचता हूँ तो 24 मिलेंगे। तो नेट मुझे कितने का फायदा होगा, 15 रुपीज़ का फायदा होगा। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अभी सेकेंड सिचुएशन ये लेते हैं, एकदम ध्यान से देना। इसके अंदर थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंशन लेते हैं। डिवीजन बी कैन परचेज फ्रॉम एक्सटर्नल मार्केट एट द रेट ऑफ 23। ध्यान से देखना, डिवीजन बी को अगर ये सेम टू सेम प्रोडक्ट चाहिए तो डिवीजन बी एक्सटर्नल मार्केट में से कितने में खरीद सकता है, 23 में। तो मुझे सिंपल कैलकुलेशन ये करना होगा कि डिवीजन ए एक्सटर्नल मार्केट में सेल करेगा 25 में, सेम टू सेम प्रोडक्ट डिवीजन बी बाहर से परचेस कर सकता है 23 में। तो इन शॉर्ट मुझे कैलकुलेशन में क्या करना होगा, ध्यान से देखना। मैं ये देखूंगा कि यही प्रोडक्ट अगर मैं घर पे बनाता हूँ तो मेरी पर प्रोडक्ट कॉस्टिंग होगी 16 रुपीज़, एंड यही प्रोडक्ट को अगर मैं बाहर से परचेस करता हूँ तो मेरी कॉस्टिंग होगी 23 रुपीज़। मैं कंपनी एज ए होल सोच रहा हूँ कि डिवीजन बी के लिए मुझे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट तो है। अगर मैं डिवीजन ए में प्रोड्यूस करता हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी, 16 रुपीज़, एंड अगर मैं बाहर से परचेस करता हूँ तो मेरी कॉस्ट होगी 23 रुपीज़। यानी कि अगर मैं बाहर से परचेस करता हूँ तो मुझे कॉस्टिंग कितनी महंगी होगी, 7 रुपये कहने से। पर अगर यही प्रोडक्ट जो मैंने डिवीजन ए में बनाया है वो प्रोडक्ट को मैं एक्सटर्नल मार्केट में सेल करूंगा तो मैं 25 में सेल कर सकता हूं, यानी कि मुझे कंट्रीब्यूशन कितने का मिलेगा, 9 रुपीज़। यानी कि डिवीजन ए में मैं प्रोड्यूस करूंगा 16 में, एक्सटर्नल मार्केट में सेल करूंगा 25 में, यानी कि मुझे फायदा कितना हुआ, 19 रुपीज़। एंड जब भी डिवीजन बी को रिक्वायरमेंट होगी वही प्रोडक्ट मैं मार्केट में से 23 में ले लूंगा, मुझे 7 रुपये महंगा मिलेगा। यहाँ पे मैं 7 रुपये महंगा परचेस कर लूंगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैं 9 रुपये का कंट्रीब्यूशन कमा सकता हूँ। इसको सिंपल एज इट इज ऐसे भी देख सकते हैं कि कंपनी एज ए होल सोचना है। वापस से बोल रहा हूँ, कंपनी एज ए होल सोचना है। तो प्रोडक्ट ए मैं डिवीजन बी के लिए परचेस करता हूं तो मुझे मिलेगा 23 में, और वही प्रोडक्ट है मैं बाहर बेचता हूं तो मेरी सेलिंग प्राइस होगी 25, यानी कि कोई भी केस में मुझे 2 रुपये का फायदा तो होगा ही। कंपनी एज ए होल सोचना है, वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंपनी एज ए होल सोचना है, प्रोडक्ट ए को बाहर से परचेस करता हूं तो मेरी कॉस्ट क्या होगी, 23, एंड प्रोडक्ट ए को मैं बेचता हूं तो मेरी प्राइस क्या होगी, 25, यानी कि कोई भी हालत में मुझे 2 रुपये का फायदा तो होने ही वाला है। तो इन शॉर्ट मुझे सेकंड पॉइंट में क्या पूछा है, डिवीजन बी कैन परचेस फ्रॉम आउटसाइड मार्केट एट 23। डिवीजन बी को 5000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी, तो पहले ऑप्शन में हमने ये देखा कि डिवीजन बी कांट परचेस फ्रॉम आउटसाइड मार्केट, तो कंपलसरी डिवीजन ए डिवीजन बी को सप्लाई करेगा। अभी हम ये देखेंगे कि डिवीजन बी अगर बाहर से परचेस कर सकता है तो क्या, एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेस फ्रॉम आउटसाइड इज इक्वल टू 7, वो हमने ऑलरेडी देख लिया। मार्केट में हम 9 रुपये कमा सकते हैं। कंट्रीब्यूशन अर्न बाय सेलिंग प्रोडक्ट ए इन द एक्सटर्नल मार्केट इज इक्वल टू 9, नेट गेन हमारा होगा 2 रुपये। डिवीजन बी शुड परचेस एक्सटर्नली, तो हमने ये देख लिया कि कंपनी एज ए होल डिसीजन लेना हो तो हम क्या करेंगे। उसके अंदर हमने 2 सिचुएशन देखी कि डिवीजन बी एक्सटर्नल मार्केट में से परचेस नहीं कर सकता तो क्या होगा, एंड दूसरी सिचुएशन ये देखी कि डिवीजन बी एक्सटर्नल मार्केट में से परचेस कर सकता है तो क्या होगा। इसके अंदर कोई डाउट नहीं था, तो हमने ये पॉइंट खत्म किया, डिसीजन फॉर कंपनी एज ए होल। सेकंड पॉइंट, डिफरेंट डिमांड एंड कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। ये कॉन्सेप्ट के अंदर सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट है, मैं आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ। कैपेसिटी एक्सपांशन में आप क्या करेंगे कि अगर मैं कैपेसिटी एक्सपांड करता हूँ तो कैपेसिटी एक्सपांड करने के लिए कितनी एडिशनल कॉस्ट इनकर करनी होगी, एंड अगर ये मैं कॉस्ट इनकर करता हूँ तो मुझे एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा। अगर एडिशनल कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, एडिशनल कॉस्ट है, तो उस केस में आपको कैपेसिटी एक्सपांड करनी होगी। सेम चीज़ डिफरेंट डिमांड के लिए,
आपको ये देखना होगा कि अगर डिमांड इंक्रीज करनी है तो कितनी एडिशनल कॉस्ट इनकर करनी होगी, और डिमांड इंक्रीज करूंगा तो एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना होगा। एडिशनल कंट्रीब्यूशन अगर ज़्यादा है एडिशनल कॉस्ट है तो उस केस में आपको डिमांड इंक्रीज करने के बारे में सोचना होगा। कैलकुलेशन पार्ट ही आप एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट में ब्रॉडली एक ही चीज़ के ऊपर फोकस होगा, वो है टैक्स रेट। मेरी ट्रांसफर प्राइस में इस तरह से सेट करूंगा कि जो कंट्री के अंदर ज़्यादा टैक्स रेट है उसके अंदर मेरी कम से कम इनकम हो। कैसे करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया है। दो डिवीजन है, डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। डिवीजन ए कंट्री ए के अंदर है और डिवीजन बी कंट्री बी के अंदर है। डिवीजन ए का टैक्स रेट इज 20% एंड डिवीजन बी का टैक्स रेट इज 30%। तो यहाँ पे मेरा एक ही चीज़ के ऊपर फोकस होगा कि डिवीजन बी के अंदर कम से कम इनकम होनी चाहिए, यानी कि डिवीजन बी का मैक्सिमम खर्चा हो सके उतना पॉसिबल होना चाहिए। मैंने यहाँ पे दो सिनारियो लिए हैं, ट्रांसफर प्राइस जब होगी 9000 एंड ट्रांसफर प्राइस जब होगी 15000। तो यहाँ पे डिवीजन ए के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। डिवीजन ए की वेरिएबल कॉस्ट इज 9000। जब मैं ट्रांसफर प्राइस रखता हूँ 9000 तो उस केस में डिवीजन ए की सेलिंग प्राइस होगी 9000 एंड वेरिएबल कॉस्ट होगा 9000, यानी कि डिवीजन ए की इनकम 0 एंड 20% टैक्स रेट अप्लाई करता हूँ तो मेरा टैक्स एक्सपेंस आएगा 0। डिवीजन बी के बारे में सोचते हैं। डिवीजन बी की सेलिंग प्राइस इज 20000। डिवीजन बी वेरिएबल कॉस्ट इनकर करेगा 1000 रुपीज़ का, और ये जो इनकम ट्रांसफर प्राइस मेरी 9000 है वो डिवीजन ए की इनकम है एंड डिवीजन बी का एक्सपेंस है। तो ये ट्रांसफर प्राइस परचेज फ्रॉम डिवीजन ए वो डिवीजन बी का एक एक्सपेंस है। तो यानी कि डिवीजन बी की इनकम कितनी हुई 20000 माइनस 10000, यानी कि 10000 इज इनकम ऑफ बी। उसके ऊपर मैं टैक्स रेट अप्लाई करता हूँ एट द रेट ऑफ 30%, यानी कि डिवीजन बी का टैक्स एक्सपेंस कितना है 33000। मुझे इस केस में एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि डिवीजन बी का एक्सपेंस हो सके उतना मैक्सिमम करना है। वो मैं कैसे करूँगा, जाहिर सी बात है ट्रांसफर प्राइस इंक्रीज कर दूंगा। अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो डिवीजन बी का एक्सपेंस ज़्यादा आएगा एंड एक्सपेंस ज़्यादा आएगा तो उसकी इनकम कम आएगी एंड अल्टीमेटली टैक्स कम आएगा। मुझे ऐसा क्यों करना है, क्योंकि डिवीजन बी के अंदर टैक्स रेट ज़्यादा है कंपेयर टू डिवीजन ए। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफर प्राइस ली थी 9000, अभी मैं ट्रांसफर प्राइस लेता हूँ 15000। तो उस केस में क्या होगा, तो कहने से डिवीजन ए की इनकम कितनी होगी 6000। कहाँ से है 6000, 15000 ट्रांसफर प्राइस है और 9000 डिवीजन ए की कॉस्ट है। 6000 के ऊपर 20% के हिसाब से मैं टैक्स पे करूंगा, यानी कि मेरा टैक्स कितना आएगा 1200। और डिवीजन बी की इनकम कितनी होगी, कहना है 20000 माइनस 16000, यानी कि 4000 डिवीजन बी की इनकम होगी। उसके ऊपर मैं 30% के हिसाब से टैक्स पे करूंगा तो मेरा एक्सपेंस आएगा 1200। तो यानी कि मेरा टोटल टैक्स एक्सपेंस कितना है 2400। सिनारियो 1 में मेरा टोटल टैक्स एक्सपेंस था 3000, यहाँ पे मेरा टैक्स एक्सपेंस है 2400। तो इस केस में मैंने सिंपल एक चीज़ की कि जो कंट्री के अंदर ज़्यादा टैक्स रेट है उसके अंदर कम से कम इनकम होनी चाहिए। वो कैसे करेंगे, ट्रांसफर प्राइस इंक्रीज कर दो। ट्रांसफर प्राइस इंक्रीज करेंगे तो वो कंट्री के अंदर एक्सपेंस ज़्यादा होगा, और अगर एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो इनकम कम होगी एंड अल्टीमेटली टैक्स रेट भी कम आएगा। तो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने जैसा नहीं है, सिर्फ एडिशनल कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हैं। सेम टू सेम लॉजिक जो यहाँ पे अप्लाई किया है वो सेम टू सेम लॉजिक आपको क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई करना है। आप एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, सिर्फ डू एस डायरेक्टेड जैसा है, कैलकुलेटिव पार्ट ही है। यहाँ पे एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना था। क्वेश्चन के अंदर टैक्स इन्फॉर्मेशन दी है, उसके अंदर टैक्स रेट इन चाइना इज 25%, इनलैंड इंडिया के अंदर 34% है। आपको एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, इनलैंड टैक्स रेट इन चाइना इफ सोल्ड लोकल इज इक्वल टू 10%। चाइना के अंदर लोकली सेल किया तो इनलैंड टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 10%। बाकी आप पूरा क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है, सप्लाइंग डिवीजन एंड परचेजिंग डिवीजन। सप्लाइंग डिवीजन के लिए इनकम एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, उसके बाद उसके ऊपर टैक्स रेट। सेम चीज़ परचेजिंग डिवीजन के लिए करना है, इनकम एक्सपेंस कैलकुलेट करके उसके ऊपर टैक्स रेट। आप एक बार एग्जांपल देखेंगे तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। इतना छोटा सा एग्जांपल है। तो यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर का डिस्कशन खत्म हुआ। इन शॉर्ट ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या देखा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड यूटिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स देखी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, बिहेवियरल कंसिक्वेंसेस देखे एंड प्रपोजल फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट देखा, गोल कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट देखा एंड कैपेसिटी कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट देखा एंड इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग भी देख लिया। पूरे ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। ऑलमोस्ट क्वेश्चन ये मेथड में से ही आते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।